मैंने सच में नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, कहाँ है सर मेरे पास हिंदी के नोट्स हैं। रिम्सा किधर है? रिम्सा किधर है? सर इधर है। अच्छा एक मिनट, हैंड यार, सर को होस्ट बना दिया आपने? यार वीडियो दिख ही नहीं रहा मेरा, पता नहीं क्या हो गया। सर अचानक दिख रहा है। रिमूव, अरे को-होस्ट हो तुम सर यार? हम लोग को दिख रहा है। सर हम लोग को तो दिख रहा है। देखो मेरा वीडियो नहीं दिखता तो मजा नहीं आता है भाई। आज अस्सलाम वालेकुम सर। ग्लिच आ गया आज। चलो सब जरा ऑफ करो और एक नया सा सरप्राइज लो आज। क्या है ये सरप्राइज, जरा देख लो। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 50 1 घंटे का है, तो आज इसको हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। इंट्रोडक्शन, ये तो क्लास 8 में भी है। अबे क्लास 8 की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी क्लास 8 मतलब ठीक है। 9th भी है। अभी क्लास सर 9 तो का है। कंबाइंड क्वांटिटीज कब करेंगे? एक मिनट, मैं ना अलजेब्रिक क्वांटिटीज अगर मैं शुरू करता तो कल बीच में ब्रेक मिलता शमशाद सर की क्लास का, फिर ब्रेक मिलता। तो मैं इस वीक में ऐसा सोच रहा हूँ, जो एक एक दो लेक्चर वाले चैप्टर्स हैं उसको मैं फिनिश करके आप लोगों को थोड़ा सा संतावना दूं। हाँ यार, ज्यादा मैथ के चैप्टर फिनिश हो गए। कैसी है, कैसा लग रहा है? यस सर, दिल ठंडा हो गया। बहुत बढ़िया। सर एग्जाम कब तक होगा सर? मेंटली प्रिपेयर्ड बोलते हैं इसको ना, ये पार्ट है। sir. ये भी एक अच्छी भी चीज है। आप लोग सोच रहे हैं सब अच्छा जा, पता है आपको कि 3 चैप्टर अगर हम लोग कर लिए हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कंपेयरिंग क्वांटिटीज, 30 में से 15 सवाल मेरा बन जाएगा 3 चैप्टर में। और लेकिन Yes, sir. 16 में से सिर्फ 3 चैप्टर होगा सर। तो एक ह्यूमन प्रेशर होता है, आप लोगों में हो रहा होगा किसी को, यार मैथ हम लोग बहुत पीछे चल रहा है। तो ये सब प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए मैंने ये सोचा आज ही, क्या चलो अच्छा 1 घंटे 1 घंटे की क्लास हमारी, फट से हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। यस सर। एंड सर सर अब सबको ब्लॉक कर दे। टेस्ट का सरप्राइज, आज मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट ले लीजिए। नहीं आज पता चल जाएगा। आज का डीपीटी भी यूनिक होगा ना, देखो ना क्या होगा आज के दिन। सर सबको ब्लॉक कर दे। 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान दें, बहुत छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक पे सर, जरा सर। सबको ऑफ कर, म्यूट कर दो रिम्सा, म्यूट कर दो, वरना ये लोग ना मेरे को पढ़ाने नहीं देंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ऑफ करूंगा तुम लोग को, ऐसे तुम लोग सुधरोगे नहीं। पहले तो ना इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 ऑलरेडी मैं पहले लिख चुका हूं। इसका इंपॉर्टेंस को जानते हैं। इसके इंपॉर्टेंस को जानने के लिए पहले हम बूस्टर को ओपन करते हैं और रिकॉर्ड को देखते हैं। वाओ, एक बार 2018 में इतने सारे सवाल, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। एक मिनट तू साइड हो जा भाई। एनसीईआरटी साइड, पहले बूस्टर का नंबर आता है। हाँ भाई, इंपॉर्टेंस को देखने के लिए है तो बहुत छोटा चैप्टर, कभी कभी धमाल कर देता है। जैसे बम 2018 में गिरा बम, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था। इस बार 9th एंट्रेंस में आप लोग के गिरा था, क्या गिरा देखते हैं। 2019 में कितने सवाल है, 2019 में कितने सवाल है? चैप्टर नंबर 15 से मात्र 1 सवाल। बताना 2020 वाले कितने थे, ये बताना, मेरे को पता नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से कितने सवाल है? चैप्टर नंबर 15 ये रहा, 2018 में 3 सवाल, 0, एक ही सवाल है ना, चलो ठीक है, 3 सवाल, 0 1 0 1 2 1 1 1 0। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, एक बार तो सिर्फ 3 हुआ ना सर, और एक बार 2 हुआ, मोस्टली 0 और 1 आया। तो अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो 0 से लेकर 1 सवाल के उम्मीद रखते हैं। लेकिन बहुत आसान, एकदम छोटा और आसान चैप्टर है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बंदा छोड़े, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सब अपने घर का अपडेट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है सर। कल मैथ्स डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लीजिएगा। का मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं एक बार चेक कर लूंगा। थोड़ा सा लोगों को शांत करता हूँ। शांत मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ आपके चैट सेक्शन से, इसलिए थोड़ा चैट में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ रह जाता है यार, मेरा मतलब रह जाता है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के बारे में आप जान लो। अगर ये चैप्टर अगर आपका खराब हुआ तो आगे क्या क्या चीजें आपकी खराब होने वाली है, ठीक है। अच्छा एक बार ना आप एनसीईआरटी जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी तो ऑब्वियस से बात है, आपको मैं बोल ही रहा हूँ कि बार बार करना है। अभी मैथ्स के सारे चीजें मैं अपलोड कर दूंगा, आधा फिनिश हो गया है आज का, ठीक है। जैसे सारे अपलोड कर दूंगा, मैं मैथ्स का बता दूंगा कि आपको मैथ्स में कहाँ से क्या क्या चीजें तैयार करनी है, उससे हट के कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की अगर हम बात करें तो 0 से 1 सवाल मात्र कर पाएंगे। लेकिन अगर ये चैप्टर अगर आपका खराब हुआ दोस्तों, क्लास 9th में आओगे, चैप्टर नंबर 3 है। 9th में चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर ये तो चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। उसमें भी अभी जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा उसमें भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, स्टैट्स में वैसे पीछे उधर भी लूंगा। हो सकता है ये वाला पार्ट यहाँ पढ़ा दूं तो उधर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ वगैरह जो है, लीनियर ग्राफ जो है
या चार्ट, पाई चार्ट वाला जो पार्ट है वो यहीं पे सिखाया गया, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो 3, 4 और 3 और 4 के बाद एक चैप्टर आएगा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14, 14। 9th क्लास में ये 3 चैप्टर आज के टॉपिक पे डिपेंडेंट है। और यही सेम पार्ट 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से, और चैप्टर नंबर ग्राफ वाला पार्ट, ग्राफ भी हम सिखाएंगे थोड़ा सा आपको बनाना हल्का फुल्का, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। फिर से चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है ना, तो ये स्टैट्स वाला पार्ट 9th में यूज होगा, यहाँ नहीं यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना वो सब कॉमन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पार्ट वीक हो सकता है कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्लास 11th का एक बेस की तरह काम आता है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके 11th 12th में हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट 9th 10th में भी चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस यही है। और यहीं पे मैंने जब आपको रिवाइज करा रहा था है ना, फास्ट फॉरवर्ड जामिया के लिए 2 घंटे की जो क्लास हुई थी, यहीं पे मैंने क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जामिया में वो सवाल टपक गया था, बड़ा खुशी हुआ था कि कुछ पढ़ाना हमारा काम आया था। तो यहाँ पे आज के पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ में, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ने वाली है ना। सवाल बहुत कम है इसमें, ज्यादातर चीजें जो जाएंगी हम लोग यहाँ पे ना थ्योरेटिकल जाएंगे। तो सबसे पहले ना डेटा जो डेटा है उसको डेटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है ना, वहां भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये वाला पार्ट ना आपके वहां भी काम आएगा। जो बातें हैं ना हम लोग जो स्टैट्स में पढ़ाते हैं, ये वाला चीज 9th 10th के स्टैट्स के अंदर पढ़ाएंगे हम लोग, डेटा हैंडलिंग वाला पार्ट। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ग्राफ में पार्ट में दिया हुआ है, वो इसलिए भी दिया होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हल्का समय जाता हूँ डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। डेटा जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले उम्मीद है आपको डेटा पता होगा। कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरा थोड़ा सा 9th क्लास को टच कर रहा हूं मैं, और इधर जा रहा हूँ। ये ग्राफ राफ क्या आ गया सर, कैसे आ गया एकदम ग्राफ राफ के बारे में बात, डायरेक्ट कैसे शुरू हो गया। लेकिन 7th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, मीन मीडियन मॉड। लेकिन 8th में नहीं है, लेकिन सवाल आपके मीन मीडियन मॉड पे आता है। इस साल भी मीन पे सवाल आया था, लास्ट ईयर मतलब, तो आता है। उसके लिए आपको तैयार करना है मेरे को खुद, ठीक है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, किसी पर्पस के लिए अगर आप चीजों को कलेक्ट करोगे तो उसको हम डेटा कहेंगे। ऐसा तो वल्ले वल्ले थोड़ी पड़े हैं यार कि जाओ चलो आज चलते हैं क्लास 8 के बच्चों का एज पूछते हैं। कोई मकसद होगा तभी तो हम जाके उनसे उनका एज पूछेंगे, तो हम उनका एज पूछ के उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। हाँ भाई तेरा एज। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो डेटा हमने किसी मकसद से पाया है, वो हमारे काम का डेटा। जैसे मेरा हार्ड डिस्क का डेटा उड़ गया, हम बोलेंगे सर मेरे काम का डेटा था, मैंने कलेक्ट किया था, किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, दैट वाज अ डेटा। मैं रैंडम किसी का भी कलेक्शन उठा लूं, मालूम है संस्कृत का किसी से उठा लिया चैप्टर वाला के अपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ हो, मेरे कोई काम का नहीं है भाई, मतलब ही नहीं उसका, क्या जरूरत है मेरे को संस्कृत की चीजों का, तो वो मेरे लिए डेटा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सर डेटा, जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैट्स के अंदर, ये फिर से मैं आपको वापस करूंगा, स्टैट्स के अंदर जो हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करना, कहते हैं ना पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, है ना। फोटो में शादी ब्याह में पहले फोटो भेजा जाता है, भैया दुल्हन का फोटो तो भेज, पहले शक्ल तो देख ले। अब आज का दुनिया ऐसा हो गया है कि मारा फोटोशॉप पूरा का पूरा, दिखने में मिला कुछ, अब देखने में मिल रही है सुंदरिया, सामने गए तो मिल रही है बंदरिया, तो वैसा वाला मामला हो जाता है फिर। तो शादी ब्याह के मामले में जो फोटो वाला मामला चल रहा है ना, वो ऐसे ही है, समझ लो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं, वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफिकल मेथड जहां पे पिक्चर को यूज कर रहे होते हैं हम लोग, और एक को हम लोग कहते हैं टैबुलर मेथड, टेबल की मदद से भी हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया बार ग्राफ। डेटा कुछ भी आप कलेक्ट करो, उसको बार ग्राफ के फॉर्म में अरेंज कर दो, दैट इज बार ग्राफ। उसके बाद आपको सिखाया गया डबल बार ग्राफ दिया, जिसमें डबल वीक सिखा दिया। अगला भी है पाई चार्ट या पाई ग्राफ भी बोला, इसको पाई ग्राफ बोला। इसी का दूसरा नाम सर्किल ग्राफ भी बोला, सर्किल ग्राफ। अच्छा सर, एक और आया हिस्टोग्राम। अगला एक भाई साहब आए हिस्टोग्राम। अब आप जो यहाँ सीख रहे हो ना, सब आगे जाके काम आएगा। हिस्टोग्राम के बाद एक आउट ऑफ सिलेबस, देखो आउट ऑफ सिलेबस का एक सिंबल हम लोग बनाते थे 10th नहीं 9th क्लास में, आप जानोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करके भी एक होता है,
रिप्रेजेंटेशन, जो 9th में सीखेंगे हम लोग। न्यूक्लियर नाम है सही, और क्या, ठीक है। और 5वां जो आपको पढ़ाया गया है दैट इज लाइन ग्राफ, है ना, लाइन ग्राफ पढ़ाया गया है। इसके मदद से भी हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बेसिकली जो लाइन ग्राफ है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ लेके जा रहा है। टैबुलर मेथड क्या है सर? अब ये टैबुलर मेथड भी दो तरह का होता है, ठीक है, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड। क्या आपने डेटा को ग्रुपिंग करके रखी हुई है या अनग्रुपिंग करके रखी हुई है? अब इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर यहां बात कर लूंगा तो यहां पे बात करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो यहां पे बात करेंगे हम इसके बारे में, यहां आज बात करना हम लोगों को। तो द बोर्ड इज ऑल योर्स, ठीक है। आप जल्दी से इस बात को उतार लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपका चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। अगर किसी को यहां तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, अभी मैंने समझाया नहीं, अब मैं समझाऊंगा एक एक करके सारी बातें। बार ग्राफ क्या, पाई ग्राफ या पाई, पता नहीं, हम लोग तो इसको पाई चार्ट बोलता था, ठीक है। बार ग्राफ, पाई ग्राफ करके लिखा हुआ तो आपको नाम पता होना चाहिए। चलिए, डन डन। बाप रे बाप, क्या क्या सीपीयू और क्या क्या भेज दिया है, ये मेरे को पता ही नहीं। सहला, बहुत दिनों बाद तुम दिख रही हो आज, क्या बात है ना? तुमने वाइवा भी नहीं दिया, पता नहीं टेस्ट का तुम्हारा रिकॉर्ड क्या चल रहा है। मैं ना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। पूरा मेरा इरादा है कि जो बच्चों का परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा उनसे पर्सनली मैं बात करूं। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे ना थोड़ा वक्त बढ़ा दे। मैं बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा साहिल, बेफिक्र रहो। हवा में उड़ाना अगर होता, हवा में उड़ाना होता तो मैं आज को बोलता यार आधा घंटे में खत्म है। और अगर हवा में उड़ाना होता ना, मैं अगर चाहूं तो मैं बता दे रहा हूं, पूरा बूस्टर मेरे पास है, आप लोगों को पता है। बूस्टर में, पूरा बूस्टर में उतार लेना। मैं अभी 10 मिनट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, 10 मिनट। एक भी सवाल उस 10 मिनट से हट के आ जाए तो बोल देना, मतलब आया हो। जितने भी चीजें वो 10 मिनट में कवर है, कभी इन पे सवाल नहीं पूछा गया। और मैंने बहुत सारे नोट्स देखे भी हैं लोगों के, महारथी के, वो ये सब चीज पढ़ाते नहीं। अरे जहां से आ रहा वही पढ़ते हैं ना, ना। मेरे पास मेरा आना अपना तरीका, आपको पता है। मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डन डन डन। और कोई? हाँ ठीक है सर, गुड। 5वां को कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बेसिकली लाइन को लाइन ग्राफ बोल रहा है और कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन जो बोलते हैं उसको लाइन ग्राफ बोल रहा है। ये जो एरो मैंने खींचा है, ये खींचा, दिस सोज ना, ये हम लोगों ने एक सिंबल बनाया था, इसको बोला था हम लोगों ने कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने डिफिनेशन के नीचे ये दिखाया है कि डेटा को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। आइदर इन ग्राफिकल फॉर्म और इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। माविया, आज आप ये बात आज सुन रही हैं, ये तो हम इन लोग को बहुत पहले बोल रहे हैं। टेबुलर वाला अभी नहीं बताएंगे, मेरे खामों का मेरा टाइम यहाँ वाला चला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। और ये चैप्टर बहुत आसान है, खामों का इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए यार। चलो, 9th की कंप्लीट मैथ्स बुक बिल्कुल नहीं अलविरा, बिल्कुल नहीं। जितना मैं टच कर रहा हूँ उतना ही पढ़नी है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब इधर ना फिर से मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। डन डन डन। चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं दोस्त थोड़ी देर के लिए, इसी के रिमोट से। अरकम मीन मीडियन मोड एक बार मेरे से पढ़ना, फिर बोलना कि कितना कठिन लगता है आपको, है ना। क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर। हो सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो दिन में, 3 घंटे में जो चैप्टर फिनिश होगा वो हम लोग पहले जल्दी करेंगे। इस वीक का टारगेट मेरा यही है। साइड बाय साइड हिंदी की क्लासेस में अपनी वाली मैथ की क्लास कुर्बान करके हिंदी की क्लासेस को दूंगा, ताकि हिंदी का सिलेबस आपका अच्छे से निकल जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका ब्रेक हो। एक हफ्ता पूरा अच्छे से कंपेयरिंग क्वांटिटीज को देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही रैंडम उठा सो के, तो अल्लाह ताला ने दिमाग में वजू कर रहा था, उसमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया यार, ऐसा सोच। वैसे मेरा प्लान क्या था आज का प्लान था यार, इन लोगों का ना एनसीईआरटी को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और मेंसुरेशन के और भी सवाल कराऊंगा। मैंने कितने भी सवाल करा दो यार, कम पड़ेगा मेंसुरेशन वाला। वैसे रैंडम है यार, एक ऐसा चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी आप लोगों को अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज बार ग्राफ। सुनना बहुत अच्छे से, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या बातें दे रखी। नॉर्मल जो मैं 9th-10th वालों को बार ग्राफ पढ़ाता हूँ, उतना ही बार ग्राफ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जरा गौर से सुनेंगे आप। बार ग्राफ बेसिकली होता क्या है कि आप ना एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को 90 डिग्री के हिसाब से रख देते
सकते हैं और कुछ डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरी ना एमयू बूस्टर की जनवरी की सेल की बात करते हैं, ठीक है, ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरह से ना डेटा दे रखा है। जनवरी की सेल की बात करते हैं, फरवरी की सेल की बात करते हैं, ऐसा कुछ दे रखा था, ऐसे डेटा, ठीक है। और खूबसूरत मार्च में तो कुछ ज्यादा सेल हो जाता है माशाल्लाह ना, क्योंकि अप्रैल में अक्सर एंट्रेंस होते हैं तो सबसे ज्यादा सेल ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। तो जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल में थोड़ा सा एंट्रेंस में अक्सर लोग किताब खरीद लिए होते हैं, ये इस तरह से ऐसे सेल दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है एक किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट, अब कितने अच्छे से मेरे को ये बात समझ में आ गई सर। अच्छा सर, ये सेल्स है, ये सेल इन रुपीस कितना, ये 5 है, इन रुपीस कितना, इन लैक्स है ना, लैक्स में, लाखों में, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये है, ऐसे करते हैं। जनवरी का, फरवरी का, बड़े आराम से हम देख के यहां से बता सकते हैं कि जनवरी का सेल 15 लाख का है, फरवरी का सेल 20 लाख का हुआ है, ठीक है, मार्च का सेल 25 लाख नहीं, सबसे ऊपर वाला ग्राफ है 30 लाख का हुआ है, और अप्रैल का सेल 10 लाख का हुआ है। ऐसे करके हम डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे एनालाइज कर सकते हैं। तो डेटा को एनालिसिस करने में हमें जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत काम आता है। जैसे मैं देख के बड़े आराम से बोल सकता हूँ, अरे सर सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुआ है, अरे मार्च में हुआ है ना यार, दिख तो रहा सबसे ऊपर ग्राफ मार्च में जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से हम बहुत अच्छे, सबसे कम सेल कहाँ जा रहा है, अरे सबसे नीचे कौन सा है, अप्रैल है, तो अप्रैल में सबसे कम ग्राफ और सबसे नीचे का डेटा है। अच्छा, जानकर आपको लगेगा अच्छा, ये जो रेक्टेंगल्स हम लोग कहे ना, रेक्टेंगल्स, इसको हम लोग बार्स बोलते हैं, बार्स। अब ये जो बार्स जो है इनका विड्थ एकदम बराबर होना चाहिए, ये जो विड्थ बोलते हैं, विड्थ सबका सेम होना चाहिए, विड्थ सबका सेम होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा सा लेंदी बना दिया, एक पतला बना दिया, ना ना, ये कंडीशन है यहाँ पे, विड्थ सेम होना चाहिए। अच्छा, क्या हाइट सेम होना चाहिए, बोले सर हाइट अगर सेम हो ही गया तो क्या फायदा रहेगा इसमें, सब बराबर हाइट रिप्रेजेंट करेगा, बोले नहीं, गलत बात है। हाइट डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने यहाँ पे सेल लिया है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि कितने हाइट तक जाना है डिपेंडिंग अपॉन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात, इसको विड्थ कहते हैं, और ये जो इस सबको हम बार्स कहते हैं, और ये बार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं बार ग्राफ्स ना। तो दिस रेक्टेंगल्स को हम लोग बार्स बोलते हैं ना, रेक्टेंगल्स को हम लोग बार्स बोलते हैं। इनका विड्थ सेम होता है। चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं ताकि ये देखने के लिए कि आपको फर्दर कितना नॉलेज है एक्स्ट्रा। सवाल है यस और नो में बात करेंगे। मेरा दिल कर रहा है ये जो बार्स हमने बनाया है, ये जो बार्स हमने बनाया है, इसका मेरा दिल कर रहा है ऐसे नहीं, हम ना सर इसको ऐसे बनाए, जनवरी का सेल ऐसे, फरवरी का सेल ऐसे, मार्च का सेल ऐसे, इस तरह से ना, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यस और नो? क्या हम ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं अर्शी, वो हिस्टोग्राम बिल्कुल नहीं होगा। दिस विल ऑल्सो बी बार ग्राफ। ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया है, इसको बिल्कुल हम लोग कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली, दिस इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, दिस इज वर्टिकल बार ग्राफ, है ना। ना ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, ये वर्टिकल कहलाएगा, ठीक है। साला उल्टा चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना, ये उल्टा चल, तुमने शायद कह रहे हो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल होगा। सब चैट सेक्शन टू नवाब सर करो जल्दी से, पहले सेट, है ना, नवाब सर को सेट करो जल्दी सा इधर। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं ऐसा, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पॉसिबल है। अच्छा, पहला चीज ये पॉसिबल है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे नाम तो मेरे हिसाब से जो रखा गया होगा इसका नाम, ये हम लोग ऐसे को हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और सीधा वाला वर्टिकल होता है, सीधा वाला वर्टिकल, तो ये वर्टिकल होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा। अगला, इसके बीच के जो गैप है, ये जो गैप है, गैप, इसको गैप बोल सकते हैं। ये गैप को हम अनइक्वल ले सकते हैं, या जहां पे चाहे, जिधर चाहे उतना दूर पे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो गैप्स आर फिक्स्ड, गैप्स भी हैं, गैप्स जो रखे गए हैं वो भी एक फिक्स्ड लेंथ के रखे गए हैं, आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो गैप्स आर फिक्स्ड। हाँ री बोलो दोस्त, मेरे को आज ना हैंड रेज वगैरह नहीं दिखेगा, पता नहीं क्या हुआ है इसमें, दिखेगा नहीं मेरे को सर। लेकिन अगर जैसे किसी मंथ की सेल बिल्कुल 0 है तो गैप छोड़ना पड़ेगा ना? नहीं, हम मंथ्स की सेल का पता क्या दिखाते हैं, बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा, बहुत शानदार। ये ऐसे दिखा दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज लेट इट बी मे,
है ना। तो ये सेल ऐसे दिखाया जाएगा, वहां पे एक डार्क जरूर होगा। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। तो बिल्कुल गैप नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप फिक्स होगा। अच्छा ठीक है, आपको ये सब उम्मीद है रीड करने। अच्छा यहाँ पे पढ़ाया तो है, इट मे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। लिखा है एनसीईआरटी में यार, एनसीईआरटी में पहला लाइन बार ग्राफ जब शुरू कर रहा है ये बात लिखा हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल मेरे को भी बड़ा, अभी बच्चे का मैंने देखा कि बड़ा कंफ्यूजन होता है सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को कैसे मैनेज करें, आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो बताना। मेरे को तो याद है बार बार, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कोई निमोनिक्स हो तो बताए किसी को, क्योंकि ये अपने में बहुत बड़ी बात है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को याद करना। सर अगर हम वर्टिकल को देख लें कि वी बना हुआ है सीधा सीधा से, तो वो सर सीधा वर्टिकल हो जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टल सर खुद ब खुद वो एच का जो लाइन होती है बीच वाली वो हो जाएगी। लेकिन मैंने एकदम सही बोला, एकदम सही। देखो देखो एकदम अच्छी बात बताया। वी देखो तो सीधा जा रहा है ना, सीधा वी ऐसे मतलब रख रहा है वी, तो ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में एच ऐसे मार रहे हैं आप ऐसे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। गुड, रौनक ने हेल्प किया आप लोग के लिए। ये छोटे छोटे ट्रिक, ये फायदा होता है लोअर क्लासेस में, हम लोग को कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन होता है, जनरल कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से। अब एक और खास बात, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो अब इस तरह से हम बड़े आराम से सेल्स बता सकते हैं। ठीक है, सर इसमें कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सैलन, बिल्कुल ये बराबर हो सकते हैं। सैलन ने एक बहुत अच्छा बोला, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सारे हाइट्स बराबर लेंथ के हो? इसको हाइट बोलते हैं ना, हाइट, हाइट ऑफ द बार, है ना। तो दिस इज टर्म्ड एज हाइट। इतनी सारी चीजें आपने सीख लिया, हाइट ऑफ द बार, हाइट कितना जा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है हर सेल का, हर मंथ का सेल बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा इसी में एक पार्ट आता है जो छोटा सा अलग सा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं डबल ग्राफ, है ना। डबल बार ग्राफ नहीं लिखा है नाम, पता नहीं बना तो दिया है आपको, डबल बार ग्राफ। अच्छा जरूरी नहीं कि सेल लेफ्ट साइड में लिखा जाए, कल को सेल राइट साइड में भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक नया बात हम लोग सीख गए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये काम किया गया। अब डबल बार ग्राफ में क्या है, एक साथ दो ग्राफ हम बना सकते हैं और उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ भाई, पहले एक बना लेते हैं ना, एक बना लेते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, मान लो पेट्रोल और डीजल का रेट हमें पता करना हो, कुछ भी रैंडम लिया जा सकता है ना, कुछ भी रैंडम लिया जा सकता है। एक ऐसे ले लिया और एक मैंने रेड कलर का ले लिया ऐसे कुछ ना, ये नीचे है अभी फिलहाल। ठीक है, ये चला गया अभी यहाँ पे ऊपर, तो कलर या कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको जरूर दिया जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, और ये मान लो ये ऊपर चला गया ऐसे, और यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया गया है, मान लीजिए 50 रुपया 100 रुपया, पता नहीं, जिस तरह से तेल के भाव आगे बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा ना हो जाए कि भाई पानी से महंगा हो जाए हमारा तेल। तेल तो महंगा ही है, मतलब इतना महंगा हो जाए कि क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो ये मान लो अभी 2016 का डेटा है, 17 का डेटा है, 18 का डेटा है ना, 19 का डेटा है। इस तरह से मान लो आपको पेट्रोल और डीजल के रेट दे रखे हैं ना, पेट्रोल और डीजल के रेट दे रखे हैं। तो अब इसको मैं कलर करने के लिए एक को ब्लैक बना दूं, खामखा लेट कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस बातों को। तो डबल ग्राफ भी हो सकता है, जिससे हम ये, अब आप जरूर यहाँ पे याद रखना, यहाँ खोपचे में कहीं ना कहीं कोने में ये लिखा होगा कि ये वाला जो काला कलर है वो आपको पेट्रोल को बता रहा है, और ये जो हम लोगों ने मान लेट ये ब्लू कलर ले लेते हैं, इस तरह से मैंने ब्लू कर दिया, तो सेकंड वाला ग्राफ को हमने ब्लू कर दिया है। तो ये साइड में खोपचे में लिखा होगा यहाँ पे, ये जो ब्लू है ना, ये डीजल का रेट बता रहा है ना, इस तरह से। दैट इज आवर डबल ग्राफ, है ना। इसको हम डबल बार ग्राफ या डबल ग्राफ बोल सकते हैं। दिस इज डबल ग्राफ। उतार लीजिए जल्दी सा, मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक स्केल की बात है, स्केल वाली बात यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल, स्केल की जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा बिल्कुल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सर बता दिया, ये मेरा छूट गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने कुछ नहीं बताया, मेरे को जरूरत ही नहीं यहाँ पे, ये तो क्लियर बात है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन चलेगा। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा एक्सिस पे लेते हैं, कुछ नहीं जरूरत है फिलहाल मुनाफ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। दैट्स इट, बड़े आराम से कर सकते हैं। डबल ग्राफ रिपीट कर दीजिए, वाह क्या बात है। डबल ग्राफ इज क्लियर ना, एक साथ हम दो डेटा को एक साथ, अब मेरे को दो अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ते हैं। मान लो ये पेट्रोल का दाम और ये डीजल का दाम, अब ऐसे ऐसे मैं देखता भाई 2019 में पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम में ऐसे था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता। तो हम बड़े आराम से ऐसा कर सकते थे, दोनों ग्राफ को एक ही साथ बगल बगल में चिपका के बना दिया।
ठीक है। और बड़े आराम से हम देख सकते हैं, हाँ यार यहाँ पे जो डीजल का दाम है वो पेट्रोल से कम है, इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे वाहियात डेटा मैंने लिया है, डेटा कभी भी आपको देगा तो अच्छा सही डेटा देगा, नॉन डेटा देगा आपको। सही तासीम, अभी हम लोग देखने वाले, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी तक कोई भी इस तरह का सवाल नहीं पूछा है। मैंने क्या बोला, मैं बोलूंगा अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, सारे सवाल अभी तक जितने पूछे हुए हैं वो उसी पेज से है, ठीक है। तो मेरे को मौका देते जल्दी से आना। देन सेकंड भी है बार ग्राफ के बाद भी है पाई ग्राफ, है ना। पाई ग्राफ बोलो या पाई चार्ट बोलो, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। 3 बार वाले भी हो सकते हैं, आदित्य एकदम सही कह रहा है सर, 2 हो गया, कल को 3 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, कंपैरिजन के लिए किया जा सकता है ऐसा, लेकिन आपके लेवल में नहीं है यार। रौनक छोड़ दे यार, अब बोनस के पीछे काहे पड़ा हुआ है, बहुत बार देख लिया मैंने यार। जब मेरा दिल खुश होगा मैं खुद दे दूंगा तेरे को बोनस। चैट सेक्शन ऑफ। पाई ग्राफ बोले या आपको सर्किल ग्राफ बोले, नाम एक ही है, मजेदार पार्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसमें ज्यादा मजेदार पार्ट मेरे को बचपन से हम लोगों ने वो चार्ट के नाम पे बहुत याद आता है, पाई चार्ट भी बोलते हैं। दिस इज द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को सर्कुलरली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आप किसी बंदे को बताऊं कि भाई उसके मार्क्स कितने कितने आए हैं 100 में से, भाई 5 पेपर दिया उसने, उस हिसाब से उसके मार्क्स आए हैं कितने कितने आए हैं। तो एक में बोला उसने सर मेरे 95 मार्क्स थे, एक में बोला अच्छा ये 95 मार्क्स बता रहा है, एक में बोला उसने सर कि मेरे ना 60 मार्क्स थे, एक में बोला उसके, ऐसे मजा नहीं आएगा यार, अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो किसी फैमिली की ना किसी फैमिली की खर्चे रुपया, ऐसे हम देख सकते हैं कि मान लो उसकी इनकम क्या है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो ना हाउस होल्ड में घर के खर्चा में मान लीजिए उसके 40,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 40 के मतलब 40,000, ठीक है। और मान लीजिए बाल बच्चों में उसके चिल्ड्रन में पढ़ाई उड़ाई में उसके 20-25,000 खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ जा रहा हो खर्चा, है ना, लेट इट भी मान लेते हैं 10,000 हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी कुछ अपनी खुद की सेविंग है, कुछ सेविंग मान लीजिए कितना, ठीक है। डेटा अच्छा लेने के लिए, ताकि कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसे मान लिया K for 1000 ना, 1000, 40,000, 20,000, और सेविंग मिला के ऑब्वियस बात उसके कितने हो गए टोटल, जो हो गया वो 1 लाख हो गया ना। 100K इज बेसिकली 1 लाख, तो 1 लाख रुपए में उसके इतने इतने खर्चे हैं। अब बात आती है इसमें जो काम की चीज है, आपको जानकर बहुत मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। क्या है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल एंगल का, सेंट्रल एंगल का। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और एकदम यहाँ पे यूनिटरी मेथड चलता है। क्या यूनिटरी मेथड चलता है कि भाई अगर मैं पूरा का पूरा 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता तो 1 लाख जो होता 360 डिग्री के बराबर होता। बोला हाँ सर बिल्कुल, पूरा का पूरा रिप्रेजेंट पूरा का पूरा उठा लेता। और अगर मैं बोलूं भाई बताओ 50,000 कितने के बराबर होंगे, तो 1 लाख 360 डिग्री के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 50,000 कितने के बराबर हो जाएगा सर? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सर? तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं 40,000 को कितना डिग्री मिलेगा, तो सिंपल समझना, 1 लाख इतने के बराबर, 1 लाख इतने के बराबर, तो 1,000 कितने के बराबर, तो 1,000 हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई, है ना, 100K। 1 लाख को बेसिकली के टर्म्स में लिख रहे हैं, 100K, जीरोस ज्यादा लिखने पड़ जाए इसलिए हम लोग के में काम कर रहे हैं, आगे जाके आप भी के में जान जाओगे। तो 1K 100K, ठीक है। ये पढ़े हो आप, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स तो मैंने पढ़ा रखा है आपको ना, किलो किलो किलो, वही किलो है ये, ठीक है। अब 1K में इतना डिग्री बनेगा, ठीक है ना, 360 अपॉन 1 लाख के हिसाब से एक। तो अब आपको ये पता करना 40K में कितनी डिग्री बनेगी, है ना। तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 40K, एकदम यूनिटरी मेथड। 5 पेंसिल का दाम इतना, तो 1 पेंसिल का दाम कितना, तो बताओ 20 पेंसिल का दाम कितना। एकदम यूनिटरी से हम सेंट्रल एंगल पता कर सकते हैं कि ये इस ग्राफ में कितना एंगल लेके जाएगा, ठीक है, कितना एंगल लेके जाएगा। मेरा बूस्टर होगा ना 11th क्लास में, ठीक है, सामने एकदम सामने। तो ये हो गया 100K। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये गए भाई साहब ससुराल, ये गए भाई साहब ससुराल, ये दोनों गए ससुराल। अब ये कितना हुआ, 36 दूनी 72 का डबल 144 डिग्री, और सबसे ज्यादा खर्चा यही है। तो सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा ले जा रहा है, लेट भी मान लेते हैं ये वाला सबसे ज्यादा है, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 144 डिग्री। अब इसको हम एक सिंबल दे देंगे काला पीला कलर का, लेट भी मैंने ब्लैक कलर का दे दिया है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउस होल्ड खर्चा, घर में कितना खर्चा हुआ।
अब मैं अगर आप पता करना चाहूं, बताओ इलेक्ट्रिसिटी में कितना एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल, तो सिंपल रूल है, जिसका पैसा है, टोटल पैसा, रूल एकदम हमेशा चलेगा ये, और कितने एंगल में, 360 डिग्री में। फिर से 0 0 ससुराल एकदम क्लियर दिख रहा है 36 डिग्री, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बनेगा इलेक्ट्रिसिटी को, वो 36 डिग्री का बनेगा। सर आपके लिए चैट ऑन कर रहा हूं, जरा मेरे को बताइएगा आप लोग कि कितना बनेगा सेंट्रल एंगल फॉर चिल्ड्रन की पढ़ाइयों में कितना खर्चा हो रहा था, कितना एंगल था सेंट्रल एंगल, चिल्ड्रन की पढ़ाइयों में कितना खर्चा हो रहा था, सेंट्रल एंगल कितना होगा? सारे कंप्लीट y1 हटाना है, इसमें y1 नहीं होगा, हटा दो इसको, पूरा काम फॉर्मूला चला लो फिर। कितना आ रहा है? हाँ 72 डिग्री, एकदम सही, बिंदास। दो ऊपर बनेगा सर 20 के, खर्चा कितना हुआ, जो भी चीज दे रखा है कि भाई इसमें कितना पोर्शन लेके जा रहा है वो, तो टोटल का कितना पोर्शन लेके जा रहा है सर? 20,000, तो टोटल का 20,000 लेके जा रहा है, कितने में से? 1000, 100 में से। और कितने एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन है? 360 का। अबे डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, डिग्री होगा, डिग्री सेल्सियस मारेंगे ना इधर, 0 0 ससुराल, 0 काटना बहुत मजेदार है, तो 36 दूनी 72, दैट इज 72 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। एक सवाल है, करके दिखाओ जल्दी सा। तो इसमें और कुछ ज्यादा बताने वाली बात बिल्कुल नहीं, इतना तो आपके एनसीईआरटी ने बताया जितना मैंने बता दिया है। एक सवाल करते हैं, अगर आपने ये सीख लिया है मेरे को बताइए जरा जल्दी सा, ये सवाल देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से बना के दिखाते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा आप लोग, है सवाल दे रहा हूं, कहाँ गया वो सवाल यार? अच्छा यहाँ गलत चैप्टर खोल लिया मैंने, ठीक है। एक सवाल जो बदल दे आपकी दुनिया है। अच्छा यहाँ है, चलो बताएंगे आप लोग। एक कंपनी है जिसमें लेबर कॉस्ट रुपीस करोड़ रुपये में 10 करोड़ लेबर कॉस्ट। सुन ले जल्दी सा, ओवरहेड कॉस्ट जो भी है वो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 30 करोड़ रुपए। और मटेरियल खर्चा उस समय लगता है, मटेरियल खरीदने में बेचारा बहुत ज्यादा खर्चा दे रहा है उसमें ना, अबे सामान तो ज्यादा लगेगा भाई, 60 करोड़ रुपये। तो बताइए अगर इसका हम पाई डायग्राम बनाएं, एक और नया नाम आ गया इसका, लो पाई चार्ट से अलावा पाई डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो ये बताइए सेंट्रल एंगल लेबर कॉस्ट का कितना होगा, लेबर कॉस्ट का सेंट्रल एंगल कितना होगा जल्दी। ओ माय गॉड, इतना जल्दी अबूजर। अच्छा डेटा भी मैंने उसी तरह का ले लिया ना, आसान। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट जो किया फातिमा एकदम सही कहा, डेटा भी एकदम उसी अंदाज में ले लिया मैंने। चलो अच्छा है डेटा। तो सर सेंट्रल एंगल आपको निकालना है लेबर कॉस्ट का, तो ऊपर 10 करोड़, टोटल खर्च करोड़ कितना है, टोटल खर्चा 100 करोड़ का। तो करोड़ में बात हो रही है, तो करोड़ ऐसे ही कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 360 डिग्री, तो फट सा 0 0 कैंसिल कर दिया। द आंसर इज 36 डिग्री। जितनों से बन गया समझ लीजिए आप लोग कामयाब है। एमयू के 11th एंट्रेंस में, आप कहा 9th एंट्रेंस पढ़ रहे हो यार, 11th एंट्रेंस में, ज्यादा दूर नहीं, 2018 में आया हुआ सवाल है। चलो सब लोग फॉर्म भर देता भी 11th एंट्रेंस का भी, तुम लोग जिन लोगों ने कर लिया 11th एंट्रेंस का एक सवाल तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। साइंस 2 में जाएगा ना, हाँ मैथ साइंस एक और साइंस 2 डालो, ठीक है। नहीं सुनो ना, साइंस 1 और साइंस 2 को जोड़ के डायरेक्ट मान लगा, समझ जुड़ना आ रहा है ना, फॉर्मूला चला दो सिर्फ इन दोनों में और कट पेस्ट मार दो। चलिए सर 11th का बैच ज्वाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा है, देखो इसने सारे के सारे एंगल बता दिया। एक और क्वेश्चन दीजिए, फर्स्ट का भी नहीं भर पाएंगे, ऐसा नहीं, मजेदार सवाल है, बच्चों वाले सवाल थे। इसी तरह के सेंट्रल एंगल आगे से ज्यादा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पे जल्दी से एसएस लेना है, ले लें आप एसएस। तो हम लोग बढ़ते हैं हिस्टोग्राम की तरफ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 108 कहां पे है, कहां क्वेश्चन नंबर 2 108? अजय क्वेश्चन नंबर 2 108 इसका एंगल बता रही है क्या शायद? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। पिक्टोग्राफ भी इसको कहते हैं? नहीं यार मेरे को जहां तक पता है इसको पिक्टोग्राफ नहीं कहते हैं। आप लोग बताना क्या इसको, व्हाट इज पिक्टोग्राफ? क्या बचपन में है क्या कोई चीज पिक्टोग्राफ करके? सर
Sir, pictorial representation of data is called pictograph. तो ये सारे के सारे पिक्टोग्राफ्स है, मतलब अगर सही नहीं से देखा सर, नहीं सर, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई मतलब जानवर या किसी चीज का हम लोग फोटो नहीं बना रहे घोड़ा, हैं। अरे घोड़ा हाथी वाला जो बनाते थे ना हाँ बचपन सर, में, वही। हाँ याद आया मेरे को, घोड़ा हाथी जो पिक्चर से बनाते थे, ऐसे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर, काउंट करो बेटा कितने स्क्वायर है, दैट इज पिक्टोग्राफ। सर आप बचपन की बात करिए सर, इस साल जामिया में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज पिक्टोग्राफ। अरे बाप रे बाप, बढ़िया है भाई, ठीक है सर। 11th इंटर प्रिपरेशन बैच का सेंड कर दीजिएगा, क्या सेंड कर दीजिएगा भाई। चलो इधर ध्यान देना, थोड़ा सा चैट ऑफ करते दोस्तों, क्योंकि अभी मेन पोर्शन पे हम लोग आए ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर इज पिक्टोग्राफ, चलो ये शॉर्ट में चाहो तो लिख लो, जामिया में पूछ लिया, जामिया के पेपर बहुत हलवा पुलवा आया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, डेटा इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, सही आपने पूछ लिया, पिक्चर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर इज पिक्टोग्राफ। वैसे मेरे ख्याल से 7th क्लास का या 6th क्लास की चीज है, तो इससे 8th में तो नहीं है ना। टर्म्स ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें सीखना है थोड़ा सा हिस्टोग्राम सीखना है, ठीक है, और लाइन ग्राफ, अगला हमारा लाइन ग्राफ ही होगा। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा दैट इज हिस्टोग्राम। जब डेटा को हम लोग ना टेबुलर फॉर्म में आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को हम ग्रुपिंग करते हैं। वो ग्रुपिंग, जैसे एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे मैंने कहा भाई 40 से 45 है ना, इतने लोग हैं, इतने एज के इतने लोग हैं। 45 से 50 एज के कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। आप एनसीईआरटी का डेटा ले रहा हूं मैं। 50 से 55 एज के, यहाँ पे तो वेट बोल रहा है, मैं एज ले रहा हूँ, 13 लोग हैं, कोई सर्टेन डेटा लिया गया। 55 से 60 एज के 6 लोग हैं, और 60 से 65 एज के 5 लोग हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ग्रुप्ड रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है, लगे हाथ यहाँ भी सीख ही लिए। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अपर लिमिट में अगर हम लोअर लिमिट घटा दें, लोअर लिमिट हम घटा दें, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्लास साइज। सर इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। तो अगर यहाँ पे देखें क्लास साइज भी या क्लास विड्थ भी बोल देते हैं, चौड़ाई कितनी है, तो 5 का है, बड़ा माइनस छोटा, 5 5 5 5 5, तो दिस क्लास विड्थ इज फिक्स्ड। तो अभी आप लोग ज्यादा तामझाम नहीं है, आगे 9th 10th में बहुत तामझाम है इस सब चीजों में। इसको हम लोग फिक्स्ड यानी बराबर साइज का क्लास इंटरवल्स है। अच्छा, इनको हम लोग क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल टर्म्ड एज क्लास इंटरवल्स, ये सब क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करूंगा जब मैं चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग लूंगा, तो वहां पे और अच्छे से बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये जो लिखाया जाता नहीं, 4 आया 12 आया, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितने बार आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने बार आया भाई, 4 बार, 4 लोग आए, 12 लोग आए, 13 लोग आए, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो यही डेटा का अगर हम लोग, इसी डेटा का अगर हिस्टोग्राम बनाना चाहें, तो पहले तो बात, हमें डेटा को शुरुआत करना है सर 40 से। तो पूरा डेटा को ब्लैंक करें, बोले ना सर आप यहाँ पे लगाइए किंक, यहाँ पे लगाइए किंक। ये सलमान खान वाला किक नहीं है, ये किंक है, KINK, किंक। अब पहला सवाल, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं आप ही लोगों को, देखते हैं आप ही लोग का फायदा होगा, चैट सेक्शन सीखते हैं आप लोग। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में आपने डेटा को रखा, क्या ये किंक भाई साहब, ये किंक है, क्योंकि डेटा 40 से शुरू हो रहा है, तो हम 40 तक खाली नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे किंक लगाया। या क्या ये किंक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हटके वर्टिकल में भी हो सकता है क्या, वर्टिकल में भी किंक आ सकता है क्या, बोला बिल्कुल आ सकता है सर। मान लीजिए जो डेटा है ये 4 12 भी ले लो, डायरेक्ट डेटा मान लो 60 65 70 उत्तर से चल रहा होता, तो इतने लोग हैं, तो स्टार्टिंग के डेटा को आपको खराब रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो 50 55 60 दिन 65, इस तरह से आपने लिख दिया। अब इसको क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, डेटा जो है आपने सबका रेंज भी लिख दिया। यहाँ पे 2 है सर, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मैक्सिमम 12 है, तो 12 और उससे एक बड़ा भी ले लेंगे हम लोग, 14 13 भी है, तो 12 है, 14 है। एक यहाँ पे एक स्केल के बारे में जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्केल के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोगों को स्केल पता होना चाहिए। हम लोग यूजुअली जो ग्राफ पेपर होता है हमारा, ठीक है, ग्राफ पेपर होता है हमारा, वाह क्या सही बोला, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोग्राम। मारेंगे ना हिस्टोग्राम, चैट सेक्शन पर इधर सुनो, बहुत काम की बात है। यहाँ पे हमें ना बताना पड़ेगा, हो सकता है कल से पूछा जाए, आपको एक ग्राफ दे दे कि आप बताइए इसमें जो स्केल यूज किया गया है वो किस एक्स एक्सिस में कितने स्केल का है।
तो एक यूनिट जो स्केल है एक्स एक्सिस का, एक यूनिट, इसको एक यूनिट बोलते हैं, एक बराबर एक यूनिट। यहाँ पे 5, अब ये जो भी चीजें हैं, अब लेट इट बी ये केजी है, जैसे मैंने अभी एज बताया था ना, एज है ना, तो ये ईयर्स है, ये ईयर्स में तो 5 ईयर्स के बराबर है। एनसीईआरटी में केजी है तो एक यूनिट को हम 5 केजी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया था नंबर ऑफ पर्सन है ना, नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे। तो वाई एक्सिस में कौन सा यूनिट यूज किया जा रहा है सर, तो यहाँ का जो एक यूनिट है यहाँ के 2 के बराबर है। देखो एक दूरी जो है, एक गैप जो है, एक गैप, एक सेंटीमीटर बेसिकली हम बोलते हैं, एक यूनिट जो है वो यहाँ पे 2 पर्सन के बराबर, 2 पर्सन के बराबर। तो ये आपसे यूनिट पूछा जा सकता है और हम लोग क्लास 9th में इस बात को यूज करते हैं। अब इसका जब हम लोग डेटा बनाए, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 40 से 45 वाले कितने, 4 लोग, ये हो गया 4 लोग, ठीक है। 45 से 50 वाले कितने सर, 12 लोग, तो हम 12 पे चले जाएंगे, 12 लोग, ठीक है। 50 से 55 वाले कितने सर, 13 लोग, तो यहाँ पे 14 और उसके बीच का आधा ले लिया हम लोगों ने, 13 लोग। 55 से 50 वाले 60 वाले कितने, तो 6 लोग, तो ये चले गए 6 लोग। अच्छा 60 से 65 वाले कितने, तो सर ये 4 और 5 के बीचों बीच चले जाएंगे ना, यहाँ से थोड़ा कम, ये ऐसे। तो दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इज टर्म्ड एज हिस्टोग्राम। फर्क है थोड़ा सा बार ग्राफ में, बार ग्राफ में हमारे बीच में गैप्स होते हैं, देयर इज नो गैप, यहाँ पे तो गैप होता है, यहाँ पे गैप नहीं होता है, यहाँ पे गैप नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे किंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ किंग का कॉन्सेप्ट पीछे नहीं है, यहाँ किंग चलता है। अच्छा और कोई खास बात जो यहाँ पे पता हो नहीं हो, मेरे को एक बार रिकॉल करने दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बहुत खास बात, द हाइट रिप्रेजेंट, द हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ये कितने हाइट तक जाए तो वो बताएगा कि ये वाली कितने बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख के बता सकते हैं 12 बार, इसके हम बता सकते हैं 13 बार, इसको हम देख के बता सकते हैं 6 बार। तो द हाइट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, height represent frequency and height is directly proportional to frequency। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हाइट उतना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हाइट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अर्शी पूछ रही सर किंग का क्या यूज है, अभी तो बताया दोस्त। अगर डेटा को मेरे को बार ग्राफ में ग्राफ को यूज करना हो, 40 से मैं यहाँ पे पूरा 40 तक यूनिट खाली छोड़ू, 40 सेंटीमीटर खाली करूं, फिर ग्राफ बनाऊं, तो ये तो ब्लैंक है, खामो खाम हो सकता है ग्राफ के पेपर से बाहर भाग जाए। तो ग्राफ में ही रहने के लिए हम लोग ना ये वाला किंग यूज कर देते हैं कि ये वाला सर इधर लिखे हुए हैं डेटा लेकिन हमारे काम का नहीं है, ये 40 से शुरू हो रहा है। सेम हम इधर भी कर सकते थे, इधर भी हो सकता था। तो किंग कैन बी इन वाई ऑन वाई एक्सिस, है ना, किंग जो है, और आप साथ साथ लिखते जाओ, किंग कैन बी ऑन वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस पे हो सकता है। सवाल करने के लिए सर वर्बल सवाल और कुछ नहीं है, सबसे काम की बात यहीं पे खत्म हो गया। और इसके बाद हाँ बोलिए सर, कैन किंग बी ऑन बोथ साइड्स? बिल्कुल हो सकता है, एकदम सही, कैन किंग बोथ साइड्स में भी हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बता दूं, चलो डेटा को मैं थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ, इसको मैं लिख दिया 200, 220, 400, 420, इस तरह से चल गया, मैं 200 से शुरू कर रहा हूँ। तो इसी डेटा में मेरे को एक यहाँ पे भी किंग लगाना पड़ेगा, है ना, किंग लगाना पड़ेगा, दैट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे ना, अच्छा जरूरी नहीं कि एकदम चिपका के लगाओ, देखो दिखाता हूं मैं, किंग ऐसे भी लग सकता है, किंग ऐसे भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये किंग हो गया, बिल्कुल ये नहीं कि बगल बगल में चिपका हुआ, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट, दोनों तरफ भी हो सकता है किंग। अच्छा सवाल था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं, इसको एकदम आगे अभी नेग्लेक्ट करके चलो, टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ना भी मिले वैसे बहुत आसान पार्ट है, आप एक बार याद दिलाना मेरे को डेटा हैंडलिंग के वक्त, और टाइम रहे तो बिल्कुल टॉपिक लिख लो जरा, सैफ रिमसा जो भी मोनिटर्स बनते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ाना है सर, ठीक है। उसके बाद भी अब लाइन ग्राफ, है ना, उसके बाद अगला जो हम लोग का है दैट इज लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है जो लाइन ग्राफ बोल रहा है। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक प्लेन है, उसमें हमें अगर पॉइंट रिप्रेजेंट करना आता है, अभी मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करना सिखाया नहीं हूं, मान लेते हैं आपको आता है, बचपन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमने एक पॉइंट यहाँ निकाला, एक पॉइंट यहाँ पे निकाला, एक पॉइंट यहाँ पे निकाला, और इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया, इन सबको ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज टर्म्ड एज लाइन ग्राफ। ये हमारा लाइन ग्राफ है। अब लाइन ग्राफ से भी क्या डेटा देखा जा सकता है, बोला बिल्कुल देखा जा सकता है। अब बड़े आराम से मान लो किसी कंपनी का सेल ग्रोथ हो, है ना, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे ऐसे चल रहा है लाइन ग्राफ, ऐसे हो रहा है लाइन ग्राफ, तो इसको देख के आप बड़े आराम से बता सकते हो सर हाँ यार इसमें ना इसके सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं सर, ठीक है, या फिर यहां से शुरुआत हुआ था ऐसा, 1 महीने तक पहले कांस्टेंट रहा, फिर सेल बढ़ा, दे आर ऑल ईच अनदर लाइन ग्राफ, ये सब अलग अलग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो हम ऐसे सेल्स को भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। मैं चाहूंगा बिल्कुल इसको ना मैं डिफरेंशियल लिखूं। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूअसली डेटा चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या था सर, 40 से 45 वाले बराबर ऐसे चल रहा था, तो हर पॉइंट पे अगर डेटा चेंज हो रहा है तो उसको हम लाइन ग्राफ को यूज करेंगे। तो मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ ये डिफिनेशन। अ लाइन ग्राफ हो सकता है डिफिनेशन पे ही आपको घुमा दिया जाए। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस, और मैंने आपको अभी 8 चैप्टर हो जाने दो, 8 चैप्टर मैथ में हो जाने दो, तो वो चैलेंज वाला टेस्ट बनेगा जहां पे आप लोगों को पता है चैलेंज स्वीकार पहले से कर रखे हैं आप लोग। 30 सवाल बनाऊंगा, एक भी सवाल 30 सवाल फ्रॉम द चैप्टर, जितने भी 8 चैप्टर पढ़ाऊंगा जब हो जाए और उसका अगला टेस्ट आए, ओपन चैलेंज 30 का 30 सही करके दिखा देना। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा that changes continuously, ये ओवर पीरियड, ये पीरियड भाई जन, ये बात लो, मान लो मैं कर रहा हूँ 0 से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे ऐसे पूरा डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो अपने कंटिन्यूअसली ये अपने वैल्यूज को चेंज कर रहा है, उसके लिए हम लोग लाइन ग्राफ को यूज करते हैं ना। चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम के हिसाब से एकदम चेंज करता है, तो दैट इज आवर लाइन ग्राफ। और कुछ पढ़ने लायक? फील से एक्सक्यूज मी सर, सरफराज अरकम और तासिम बिलाल का सर हैंड्स रेज है। हाँ तासिम यार, मेरे को सब आज दिख नहीं रहा ना हैंड्स वगैरह वगैरह। चलिए तासिम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बताइए। अच्छा, जो आपने लाइन ग्राफ बताया ना, इसमें अगर हमें डिक्रीज शो करना होगा, कोई कंपनी का डिक्रीज हो रहा हो उसकी सेल में, या कोई भी चीज रिप्रेजेंट करना हो जिसमें डिक्रीज हो रहा हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन ग्राफ में? एनसीईआरटी है आपके सामने, अगले पेज पर अगर आप खोलेंगे, पेज नंबर 234 है, एक सर ग्राफ हमारा बनाया जो है। एनसीईआरटी है वो इतना उसका स्टैंडर्ड हाई नहीं है बिल्कुल भी। सर असली में वो एनसीईआरटी नहीं है, वो जेके बोस की बुक है हमारा जो। जेके बोर्ड से मुझे पता है। इधर ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए एक बंदे का ना टेम्परेचर बताया सुबह 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 6 बजे शाम का, ये टेम्परेचर था। तो इसको देख के हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, फिर टेम्परेचर घटना शुरू हुआ, फिर और घटना शुरू हुआ। तो हम इंक्रीज भी बता सकते हैं और डिक्रीज बता सकते हैं। कंपनी का सेल ऐसे बढ़ के, क्या ऐसा होता नहीं क्या, देखो ये सेल बढ़ा फिर घटा, ऐसा होता है बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आपको डेटा रीड करने आना चाहिए, बिल्कुल एकदम उसी तरह। सबसे मान लीजिए ऊपर ये गया, मान लीजिए सबसे ऊपर गया, तो सबसे हाईएस्ट सेल किस साल, किस महीने में हुआ था या किस साल में हुआ था, आप यहां से देख के बता सकते हो। सबसे लोएस्ट सेल किस महीने में हुआ था, क्या सेल कभी भी कांस्टेंट रही? हाँ सर, बिल्कुल देख के हम बता सकते हैं। तो इन ग्राफ को रीड करना भी आपको आना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सब बचपन से आप लोग जान रहे हैं, ग्राफ को रीड करने आप लोग बचपन से जान रहे हैं। अब यहां से आज तक कभी शायद ही एक सवाल पूछ लिया हो, जितना भी पढ़ाया मैंने 50 मिनट में, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो अपने में इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 2 डॉट लेता हूं मैं। अरकम बोलो दोस्त, अरकम बताइए। सर क्या कहते हैं हिस्टोग्राम और बार, क्या कहते हैं बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है सर? यार थोड़ा देर पहले तो बोला था मैंने, बार ग्राफ में बीच में गैप्स होते हैं, बार्स होते हैं। हिस्टोग्राम में बिल्कुल गैप नहीं होगा, ये आपके सामने। किंग हम यहाँ यूज करते हैं, वहां पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और एक क्या और कहते हैं सर, ये और चलो वैसे मैंने पढ़ाया लाइन हिस्टोग्राम्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं। इस तरह के डेटा के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। बार ग्राफ इस तरह के डेटा के लिए नहीं होगा, डिस्क्रीट सेट के लिए होगा। जनवरी का सेल, फरवरी का सेल, इस तरह का कोई डेटा होगा। यहाँ पे क्या लगातार कंटिन्यूअस 40 से 45 वाले कितने, क्लास साइज, क्लास इंटरवल दे रखा हो, तब हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अच्छा सवाल था, लेकिन मैंने बताया था वैसे ना। मरियम बोलिए दोस्त, मरियम बताएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जल्दी बताए, तो आपको अनम्यूट किया मैंने। सर जो हिस्टोग्राम में आपने बताया था कि हाइट बढ़ती है तो कुछ फ्रीक्वेंसी का, सर आप एक और बार बता दीजिए उसको। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये वाली बात समझाऊं? यस सर। तो सिंपल है ना यार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोगों ने पढ़ा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो जितना ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो सिंपल बात है, अगर 45 से 50 वाले की हाइट यहाँ है और किसी की हाइट इससे ऊपर चले जाए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पे, उसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी।
क्योंकि ये जो ऊपर का जो हाइट है, देखो ये 13 बार गया, तो हम इसको देख सकते हैं इसकी हाइट सबसे ऊपर जाने वाली है। देखो सबसे ऊपर हाइट इसकी है, तो द हाइट ऑफ द, इसको बार्स तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स। द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस इंटरवल इज मैक्सिमम। 50 से 55 वाला इंटरवल का हाइट सबसे मैक्सिमम था, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ पूछना? गुलाम सरवर बोलो दोस्त। सर बोलिए सर ये जो बार्स है इसमें हिस्टोग्राम में सर 2 बार तो ऐड करके सर दिखा सकते हैं क्या? ऐड कर सकते हैं सर? अगर लाइन ग्राफ में अगर डेटा नहीं इंक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ना दोस्त देखो, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज सब मैंने एक ही जगह दिखाया, एक इस वाले डेटा में भी दिखाया, इंक्रीज है, डिक्रीज है, फिर डिक्रीज है। तो एक साथ एक डेटा मैंने कंटिन्यूअसली इंक्रीज का दिखा दिया, हमेशा इंक्रीज कर रहा है ये ग्राफ, तो हर तरह का दिखा सकते हैं। क्लियर है? अगला नंबर किसका है? बाप रे बाप, जैसे मैंने डॉट लेना शुरू किया लोगों के हैंड ऊपर होने लगा। हाँ भाई सरप्राइज, लास्ट डॉट है ये, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमें फिनिश करना है। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है वो, और एक्सरसाइज पूरा इसी पे दे रखा है, आपको लाइन ग्राफ पे सबसे ज्यादा बनाया हुआ है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को एक बार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं वैसे आज का डीपीटी एकदम डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट इन द सेंस कि अलग है, ठीक है। कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ऐसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है यार। लो सवाल यहीं पे डाल देता हूं, क्या टाइम टेम्परेचर ग्राफ ये हो सकता है, यस और नो? टाइम के साथ टेम्परेचर ऐसे, ये वाला टाइम टेम्परेचर ग्राफ ऐसे बोला, ठीक है, और ऐसे बोला, ठीक है। टेम्परेचर है इधर और इधर टाइम है, सेम टाइम पे बहुत डिफरेंट टेम्परेचर, और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट था। पॉसिबल हो सकता है? 7वां, एक अच्छा सवाल लगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है 15.1 से। 15.1 क्वेश्चन नंबर 7, पता नहीं एनसीईआरटी ने क्या दिया है इसका आंसर। 15.1 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा आप लोग का चैट ऑन नहीं है ना? चैट तो ऑन कर दूं ताकि आपके व्यूज जान सके ना। चैट ऑन कर दिया मैंने। 15.1 क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड इज नॉट पॉसिबल। एकदम मेरे को भी यही लग रहा था जब मैं आपको बता रहा था कि एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर कैसे पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ ये तो पॉसिबल है सर, टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो देयर वेयर वी हैव टेम्परेचर और यहाँ पे हमारा टाइम था, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो बन गया ना हमारा ABCD। बोलो सर सी में आपने जो कहा दैट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता टाइम के साथ, सर इससे ज्यादा सुटेबल तो ये होगा कि सर टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता। मैंने ये नहीं बोला। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे है वो चीज, अच्छा यहाँ पे है वो चीज कि सर टाइम बढ़ रहा है, टाइम हम आगे जा रहे हैं, और उसी पॉइंट पे ये जो टेम्परेचर है, उम्मीद है ग्राफ रीड करने आना चाहिए आपको ना। ये टेम्परेचर फिक्स है, तो पॉसिबल हो सकता है ना। आइस का जो है टाइम आप फ्रीज में रख दो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। आ रहा हूँ तकियुद्दीन आ रहा हूँ, उस तरह के सवाल पे भी टेंशन ना ले आप, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे बात खत्म। चलिए अब बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। तो एक्सरसाइज के ये सवाल मेरे को अच्छा लगा, बाकी रीड करने बचपन से आप लोग ये सब जान रहे रीड कैसे करते हैं, तो रीड करने आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा पेज अपने में इंपॉर्टेंट जाने वाला, याद रखना सारे सवाल इसी पेज से आए हैं। अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है या पढ़ा रहा हूं, इसी पेज से ही सारे चीजें आए हैं। थोड़ा सा मैं इसका नाम दूंगा लाइन ग्राफ के बाद, इसको नाम मैं दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको नाम दूंगा मैं, सच में ये मैं 9th क्लास आपको खत्म कराने वाला हूँ। इसको नाम दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों आप, ठीक है। अभी मैंने चैट शायद ऑफ नहीं किया, ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, है ना। चैट मैंने ऑफ कर दिया। इधर जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत गौर से सुनेंगे जो बातें मैं बोल रहा हूँ। कहते हैं कि सर हम इस प्लेन पे, एक व्हाइट प्लेन पे, सर देखो कौन है, इस प्लेन पे ना दो लाइंस ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइंस। सुनना बहुत अच्छे से, इफ यू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस ऑन दिस ग्राफ, प्लेन पेपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। दिस 2, अभी तो सिर्फ मान लो नॉर्मल मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर नहीं है। मैंने बस कुछ मिजाज से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैं इस इंटेंशन से ड्रॉ किया हूं कि ये दोनों
हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसको जो अभी प्लेन था वो प्लेन नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये नॉर्मल प्लेन नहीं है, इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो इसके 3 नाम है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। कब? जब दो लाइंस, दो हॉरिजॉन्टल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता, दैट प्लेन इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेट प्लेन। वीडियो को सुन के डिफरेंसेस लिख लेना, क्योंकि फिनिश करेंगे और इस पे सवाल डीपीटीज में करेंगे, बहुत सारे जितनी बोलने वाला हो ना सब डीपीटीज में सवाल आएगा, क्योंकि आज के डीपीटी में 25 सवाल होंगे और इतने आसान सवाल होंगे, 10-10 सेकंड के सवाल होंगे, इसलिए मैं 25 सवाल आज के डीपीटी में देने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ऐसे ही, सुनना बहुत अच्छे से। The horizontal line is known as x axis, horizontal line को हम लोग बोलते हैं x axis, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है नाम पता होना चाहिए, उसको हम लोग x axis बोलते हैं, और जो वर्टिकल वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं y axis। तो ये हमारा y axis कहलाता है और ये हमारा x axis कहलाता है। ये दोनों जहां पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे उसको ओरिजिन बोलते हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इतना उम्मीद है ध्यान है आपको। अच्छा सर, एक बात हम लोग जानते हैं और ये बहुत सिस्टमेटिक है, बचपन से जान रहे हैं कि राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव में गए तो इसको हम निगेटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं, क्योंकि निगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जाने को हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे आने को हम निगेटिव बोल सकते हैं, दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस, कोई गलत नहीं है, नीचे को निगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। और इस पे जो हम लोग पॉइंट्स प्लॉट है, इस पे हम लोग ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस का। तो ये अंडरस्टूड है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, नंबर लाइन है इसके लिए और कुछ नहीं है। नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। तो दिस आर नंबर लाइंस, अगर हम कहें तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, -4 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। और सेम हम क्लासिफिकेशन इस तरह से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस 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 लगाया, यहाँ पे इधर हमने माइनस 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 लगाया, तो इधर साइड को निगेटिव, नीचे को निगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अभी डिस्टर्ब मत करो, कोई भी हैंड रेस करे रहो, हाथ दर्द हो जाए, लेकिन पहले एक बार मेरे को पूरा पढ़ा लेने दो, उसके बाद जो डाउट आ गया एकदम पूछना आप लोग अच्छे से, क्योंकि मेरे पॉइंट्स ना छूट जाए, क्योंकि जितना भी 9th में एकदम यही सब बातें एकदम क्लियर करता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पता होना चाहिए, ऑर्डिनेट को ओरिजिन पता होना चाहिए, सॉरी। अब इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली पॉइंट। पॉइंट इनडायरेक्टली हम इसको लोकेशन भी बोल सकते हैं, ये एक लोकेशन की तरह यूज होता है। अब ये लोकेशन या पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ब्ला 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 चल रहा हो, तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बताइए यानी लोकेशन बताइए या वो पॉइंट बताइए। तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट रिलेटेड भी हमने लिखा x, y, तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए मैं इसका कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो मैं पहले x देखूंगा, x में कितना है, तो x में 3 है। फिर मैंने इसका y देखा तो y में कितना है सर, y में भी 3 है, तो दिस इज 3,3। तो उम्मीद है ये तो आप बचपन से भी सीखते आ रहे हैं, x का पहले लिखते हैं उसके बाद y। लेकिन जानने वाली बात, चैट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, बहुत कम लोगों को ये पता होता है x का नाम क्या है। x को नाम से हम जानते हैं, x का नाम क्या है। x कोऑर्डिनेट इज नोन एज, x कोऑर्डिनेट इज नोन, चैट ऑन है आपका, x कोऑर्डिनेट इज नोन एज, क्या बात, पहले ही जवाब बहुत शानदार आया। x कोऑर्डिनेट का ओरिजिनल नाम क्या है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, बिल्कुल एकदम सही है आप। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, ये है स्पेलिंग एब्सिसा, ठीक है। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, दिक्कत कर रहा है, पेन दिक्कत कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट,
पेन बहुत दिक्कत कर रही है, देख लेते हैं, कोई नहीं। वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर से ही चल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं पता हो डायरेक्ट मैं बोल दिया इफ द एब्सिसा इज 5, अब क्या है एब्सिसा भाई, पता होना चाहिए एब्सिसा क्या है। ठीक है, गौर से सुनेंगे आप। एक तो काम की बात, अब बहुत प्यारे प्यारे काम की बातें आ रही है यहाँ पे। कहता है ठीक है कि कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा सर, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, तो सर उस हिसाब से ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर। ओरिजिन का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ओरिजिन क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो 0,0, बचपन से पता है हम लोगों को, ये 0,0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 0,0। अच्छा, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी एक्स एक्सिस पे अगर हम पॉइंट लेंगे वो कैसा दिखेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक्स और वाई को दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं। एक मिनट, एक बहुत अच्छी बात इसने याद दिलाया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो एक्सेसेस होता है, एक्सेसेस, दोनों को मिला दो तो एक्सेसेस बोलते हैं ना। अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे चाहिए तो उसमें जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये 0,0 है। कोई भी पॉइंट हम इसमें लेंगे तो x,0 की शक्ल होगा, x,0 नहीं ऑब्जर्व, x,0। ठीक है, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे अगर लेंगे तो वो 0,y होगा। तो ये बहुत प्यारा नोट है, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज x,0, दैट इज ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो जो होगा वो होगा 0,y। बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और बात भी जान जाते हैं सर हम लोग, इक्वेशन का ग्राफ का लाइन का इक्वेशन एक बहुत अच्छे से जानिएगा, एक बहुत प्यारी बात, वैसे मैं आगे जाके सिखाऊंगा ये बात, वैसे आप समझ सकते हो। हर वो पॉइंट यहाँ पे आप अगर कोई सा भी पॉइंट लोगे एक्स एक्सिस पे, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, लेट इट बी 1,0, 2,0, 3,0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 होती है। तो इक्वेशन एक्स एक्सिस का, मैं चैट बंद कर रहा हूं, तुम लोग को मैं डॉट पूछने का मौका दूंगा, उस वक्त पूछना, ठीक है। चैट बंद किया मैंने। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, बिल्कुल ये एक लाइन है, तो लाइन की एक इक्वेशन होती है, कहते हैं y इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा हमेशा 0 होगा। और मैं अगर आपसे बोल दूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताइए क्या होगा, तो y एक्सिस पे जितने भी ऑर्डिनेट है, सॉरी जितने भी एब्सिसा है, वो सब के सब अपने में 0 है, वो सब के सब अपने में 0 है। ये पॉइंट हो गया -5,0, सॉरी 0,-5, 0,-3, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 एंड सो ऑन। तो y एक्सिस इज आल्सो अ लाइन, ये भी तो लाइन, मैंने क्या बोला, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो, देखो एरो मार रहा हूं मैं, तो दो लाइन, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल्स टू 0 होगी। याद करना, y की एक्सिस 0, y में x 0, x में y 0। और एक बहुत शानदार बात जो आपको यहाँ पे सिखानी है मेरे को, वो ये है, गौर से सुनना अगर अब सर अगर ये x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है, अगर ये x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 0 0 से पास किया, y का कोऑर्डिनेट 0 था तो यहां से लाइन पास करा दिए। y का कोऑर्डिनेट अगर 1 1 हो जाए, y का कोऑर्डिनेट यहां से अगर 1 हो जाए तो यहां से लाइन पास हो जाएगा। अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 2 बताओ कितना क्या होगा ग्राफ, तो फट से बोल देना सर y इक्वल्स टू 2 पे चले जाओ और एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना दो। मैं बोला ना सर y इक्वल्स टू -3, सॉरी x इक्वल्स टू -3, गलत बन रहा है, एकदम गलत बन रहा है ग्राफ, गलत बन रहा है ग्राफ। कैसे गलत बन रहा है दिखाता हूं मैं आपको। सर ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 नहीं था सर, ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 था, ये इक्वेशन सर y इक्वल्स टू 0 था। तो अगर मैं बोलता y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बताओ, तो चले जाते y इक्वल्स टू 1 पे, 1 ये फिक्स हो जाता और x एक्सिस से ये लाइन पैरेलल हो जाता। अगर मैं बोलता y इक्वल्स टू 2 बताओ, तो लाइन जाते आप y इक्वल्स टू 2 पे और लाइन पैरेलल बना देते x एक्सिस के। अगर मैं बोलता y इक्वल्स टू -3 क्या होता, तो -3 पे चले जाते और एक लाइन बना देते पैरेलल x एक्सिस के। तो अगर मैं बोलूं कि सर y इक्वल्स टू कोई सर्टेन नंबर कांस्टेंट लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू, या इनडायरेक्टली y इक्वल्स टू c लिख दूं मैं, तो ये एक लाइन होगा, इज अ लाइन पैरेलल टू, याद रखने वाली बात, पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस से पैरेलल लाइन होगा।
अच्छी बात बताया सर। अच्छा, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए, अब ऐसा अगर हो जाए तो x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, तो एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं ऐसा बनाता हूं, और कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये सर हमें पता है कि ये जो y एक्सिस है उसमें ना x इज इक्वल टू 0 था, ये आपने थोड़ी देर पहले बताया, y एक्सिस की लाइन x इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं बोलूं बताओ x इक्वल टू 1 का ग्राफ कहां से पास करेगा, ये रहा ना सर, ये 1 पॉइंट है तो x इक्वल टू 1 से पास कर जाएगा, दिस विल बी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 5 कहां से पास करेगा, ये 5 से पास करेगा, तो ये x इक्वल टू 5 का ग्राफ हो जाएगा। x इक्वल टू -3 कहां से पास करेगा सर, तो ये रहा हमारा -3, यहां से पास कर गया, तो ये x इक्वल टू -3 का ग्राफ होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं x इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट है, तो ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, इज अ लाइन, ये भी एक लाइन है, लेकिन ये पैरेलल कहां से है, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। देख लो आप, पूरा का पूरा y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने क्या देखा, ओरिजिन कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे ऐसे लेते हैं, y एक्सिस पे ऐसे लेते हैं, x एक्सिस खुद एक लाइन है, y एक्सिस पे एक लाइन है, कोई y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो लाइन का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एब्सिसा वर्टाइसेस x एक्सिस, ये सब आपको पता चल गया क्या कहता है। ठीक है, इस पेज से मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, हैंड रेज भी आपका लूंगा भी मैं, 1 मिनट, चैट भी ऑन कर रहा हूँ और हैंड भी रेज आप बता दें कि क्या किसको दिक्कत है, यहाँ पे कुछ पूछना हो तो। कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, अगर मैं एनसीईआरटी देखूं तो एनसीईआरटी से ज्यादा ही भाग गया हूं मैं आगे। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 3,4 अगर हो, लेट बी मान ली -3,4 अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो, -3,4 अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे x में -3, y में 4, लास्ट वाला पार्ट रिपीट करना है। एक बार लास्ट वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट मैं बिल्कुल कर रहा हूं। अगर आपसे बोला जाए y इज इक्वल टू 1 का लाइन बनाइए, तो y इज इक्वल टू 1 पे जाना और एक लाइन पैरेलल डाल देना x एक्सिस के। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अपना चेंज होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अपना चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन y अपना फिक्स है। y इक्वल टू 2 अगर मैं बोलूं तो इसका सिंपल मतलब है x आप कुछ भी ले लो, y तो हमेशा अपना पॉइंट फिक्स किए हुए। ठीक है, आ रहे सैफ, आ रहे हैं दोस्त, वो सब 9th का पार्ट है, अभी आ रहा हूं मैं, वो पूछने वाला हूँ। 1 मिनट, क्वाड्रेंट और वो दोनों बात बताना बाकी, अगले पेज पे जाऊंगा, अगले पेज पे जाऊंगा। ठीक है सर, हमेशा पहले एक्स एक्सिस, ये सब बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट। अगर हाँ सुन लो आप, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बाप बनना चाहते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का महारत हासिल करना चाहते हो, जाओ मेरा यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल के अंदर एक लेक्चर मैंने जितना बता रहा हूँ 10 मिनट में, एक लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, 1.5 घंटे खाली मैंने पढ़ाया 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1.5 घंटे मैंने पढ़ाया। तो बहुत सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस लेक्चर में। अगर आप और एडवांस अपने आप को बनना चाहते हो, यूट्यूब पे इसका लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। बोलो तासिम, बोलिए। अच्छा, जो ये इक्वेशंस आप बता रहे हैं ना x एक्सिस और y एक्सिस की, सर ये रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आई। बहुत सिंपल ना, बहुत सिंपल, आप ऐसे समझो, मैं आपसे बोला कि y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, यानी आपने क्या किया, नया पेज लेता हूं ना, आपने क्या किया, आपने बोला सर y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ। तो आपने क्या बेसिकली क्या हुआ, अगर हम x कुछ भी पुट करें, इनडायरेक्टली ऐसे लिखा होगा 0 टाइम्स x प्लस y, लिख सकते हैं इसको तासिम में से। हाँ बिल्कुल सलाम, कोई जरूरी नहीं है कि किंग हो, हर बार जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 0x लिख सकते हैं, 0 into nx विल बी सेम थिंग। तो बिल्कुल सर इसी बात को यूज करते हुए हम x कुछ भी पटकेंगे, लेट भी हमने 1 पटका, तो y तो फिक्स हो गया, 1 ही आएगा, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 1,1, ये भी पॉइंट 1 है, ये भी 1 है। फिर हमने x को मान लीजिए 2 पटका, तो 2 into 0 विल बी 0, और यहाँ पे y तो फिक्स है, y की वैल्यू 1 आएगी, तो 2,1। देखो मैं समझा दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा लाइन पैरेलल आ रहा है, बाद में आप बोलते वैसे 9th क्लास में थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा आपको, ये हल्का सा रटवाने वाला तरीका है, ठीक है, लेकिन समझाने वाला तरीका भी है, लेकिन उसके लिए मेरे को ज्यादा चाहिए और टाइम चाहिए ज्यादा, लेकिन काम हो जा रहा है। 1-2 बार सवाल आया हुआ तो बेटर सोचा मैं आपको समझा ही देता हूँ। जब x को मैं 3 पटकूंगा तो 0 into 3 विल बी 0, तो इनडायरेक्टली x को 3 पटकने पे y भी अभी भी फिक्स रहा, दैट इज 3। अब 3-4 पॉइंट मिल जाए तो ऑब्वियस बात हम ग्राफ बना सकते हैं। और उम्मीद आपको पता है एक लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, हम लोग देख चुके हैं पॉलीगन के अंदर। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हम एक लाइन आराम से बता सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। देखो सैफ ने लेक्चर का लिंक भेज दिया है, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप आज महारत हासिल कर सकते हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पूरे पे महारत हासिल कर सकते हो। थोड़ा सा एडिशनल मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल मेरे को पढ़ाना है। चैट सेक्शन में ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडिशनल भी आप लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर चैट अपने अपने डॉट्स ले लेना अच्छे से, बहुत मजेदार वाले पार्ट से।
एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये सब चीजें चली गई एकदम खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो इज ऑन लाई ऑन द y एक्सिस। सही बात है, ये सब ट्रू फॉल्स आपको आना चाहिए, ये ट्रू फॉल्स बहुत कॉमन है। क्या कह रहा है, लगे आप यहाँ पे ये देख के लेते हैं क्या बोल रहा है। इसको पहले असिस्ट ले लो आप लोग, इसको नोट्स को बहुत अच्छे से बना लेना, ये पेज अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाया, अगला पेज में आने वाला है। अब पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन y वाला नॉन जीरो है, यानी y वेरी कर रहा है, x इज 0, y इज नॉन जीरो, लाइज ऑन द y एक्सिस। एकदम ट्रू स्टेटमेंट, आप एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स करवा रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है सवाल आया हुआ है। द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 कर लो, ठीक है, एंड x कोऑर्डिनेट इज 5, x कोऑर्डिनेट इज 5, 0 y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट इज 5। ये कहां पे होगा, ये होगा यहाँ कहीं पे सर, 5,0, x कोऑर्डिनेट 5,0 will lie on y axis। गलत बात है सर, ये x एक्सिस पे लाई करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। पता नहीं 2 या 3 बार ये वाला सवाल पूछ चुका है, पता नहीं क्या इसको इतनी मोहब्बत है इससे, ये वाला पॉइंट पूछ चुका है। अच्छा, अगर मैं आपको पॉइंट्स दे दूं, ये 4 पॉइंट है, बताओ ये पॉइंट से कौन सा फिगर बनेगा। उम्मीद है ये बताने की जरूरत नहीं, आप बचपन से जान रहे हो पॉइंट्स को प्लॉट करना। एग्जांपल के तौर पे 2,3, 5,3, 5,5 और 2,5 से कौन सा फिगर बनेगा, ऐसा कोई सवाल दिया, मैं रैंडम ले रहा हूं, मैं रैंडम ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, है ना, 5 तक जा रहे, 5 से ज्यादा नहीं जाना है, और सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बनना, सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 2,3, ये 2,3 ये हो गया सर, 5,3 ये 5,3 ये हो गया सर, 5,5 5,5 यहाँ पे हो गया सर, ये रहा 5 का पॉइंट, है ना। मैंने लिखा नहीं तो आप भावनाओं को समझेंगे, ये अंडरस्टूड है, मैं लिखता नहीं हूँ, है ना। ये सब चीजें आप देखना, वहां पे मैंने किया ऐसा काम है, थोड़ा टाइम बचाया मैंने। और 2,5 यहाँ पे हो गया, 2,5 5 के हिसाब से, ठीक। तो ये जो फिगर बना वो कैसा फिगर बना, अंधा अंधा बोलेगा सर ये सब एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सर, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग फिगर पे क्या बनेगा वगैरह वगैरह आपको पता। तो ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगला पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ये पेज जितना भी हम बताएंगे सब आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपके काम का है। जितना भी हम ये पेज बताने जा रहे हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन काम का है। क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं, वैसे मैंने उस दिन भी बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं। कहता है सर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो मिल रहा है ये ओरिजिन है, और इसको आपने प्लस का x बोला है, इसको प्लस का y बोला है, इसको माइनस का x बोला है, इसको माइनस का y बोला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऐसा बोले कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस वाले में जो जो पॉइंट आएगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो आएगा कोई पॉइंट्स उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो बिल्कुल हम बड़े आराम से बता सकते हैं। एक तो ओरिजिन का पॉइंट 0,0 है सर, ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पहली बात ध्यान रखने वाली बात, ओरिजिन किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ 5,0, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, जरा देखें हम आप लोग का कितना अच्छा शानदार है। 5,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चैट सेक्शन आपके सामने है, 5,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जानकर अच्छा लगेगा, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। आप क्या क्लास 10th के बच्चे भी गलत बोलते हैं इस बात को। तो ये पॉइंट 5,0 यहाँ कहीं पे, दैट इज नॉट लाइंग ऑन एनी एक्सिस, दैट इज नॉट लाइंग ऑन एनी क्वाड्रेंट, दैट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, अगर मैं आपसे बोल दूं 0,-3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0,-3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे y एक्सिस, 0,-3 यहाँ कहीं पे होगा सर, दैट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। हम और स्पेसिफिक बोले तो -y एक्सिस। बिल्कुल, ये आपने को अच्छे से संभाला है। तो ये वाली बात एकदम कॉमन है जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर ध्यान देंगे जरा अच्छे से। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका क्या साइन होता है। अब दोनों अगर पॉजिटिव है, पहले हमने पता है कि x लिखना है उसके बाद y लिखना है, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x लिखते हैं तो x इधर है, पहले x कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव है, और y उसके बाद लिखते हैं तो y कैसा है, पॉजिटिव है। यही पढ़ाया था मैंने उस दिन जामिया के लिए और इस पे सवाल आ गया था। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है सर। और फोर्थ में बात करें तो x पहले लिखेंगे तो x पॉजिटिव है, और नीचे हम लिख रहे हैं y उसके बाद लिखते हैं तो y निगेटिव है। दिस आर द साइंस ऑफ क्वाड्रेंट। मैं आपके सामने लिखा हुआ था तो इसलिए मेरे को याद था, मेरे को याद है साइन ना दिख रहा है, हमेशा आपको दिखेगा नहीं। आप जैसे मैं रैंडम बोल दूं 3,-4, 1 मिनट,
ये आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए आपको याद हो गया होगा। याद हो गया तो अच्छी बात है। ये अभी मैं करता हूँ आप लोग के लिए खराब काम, ये मैंने कर दिया काम, अब छुपा लिया इसको मैं। अब बताओ 3,-4 कौन सा क्वाड्रेंट, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा याद करने का तरीका। मैं हवा में आपको बता सकता हूँ कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि याद तो नहीं होता। ओ माय गॉड, अच्छा अभी देख लिया ना तुम लोगों ने, अभी देख लिया ना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे 4 भी लिख सकते चलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। अच्छा बता दो -3,-5 कौन सा क्वाड्रेंट? देखो गड़बड़ा गए ना, आय हाय क्या बात, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। अरे इतना जल्दी तुम लोग बता रहे हो। अच्छा -2,5 ओ भाई क्या बात, क्या बात। सेकंड क्वाड्रेंट, सब पर्सनल मैसेज क्यों कर रहे हो यार, एवरीवन क्यों कर रहे हो आप लोग सब? चैट टू नवाब सर करो ना, ये हर दिन बताना पड़ता आप लोग को यार। चैट टू नवाब सर करो सब लोग, चैट टू नवाब सर, चैट टू नवाब सर सेट करो, ठीक है। अच्छा एक और बता दो 5,7 कौन सा क्वाड्रेंट? 5,7 सिंपल, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आप लोग को याद है यार, अच्छी बात है। चलो 2-3 और, 0,-7 कौन सा क्वाड्रेंट? 0,-7 कौन सा क्वाड्रेंट? अभी मार खा गए तुम लोग, यहाँ मार खा गए तुम लोग। अभी थोड़ा देर पहले सिखाया हूँ, ये सिखाया हूँ। कोई जीरो हो जाए तो अब वो जीरो अगर हो गया तो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई क्वाड्रेंट नहीं है। अब आप खुद सोचो अपना लेवल, अभी सिखाया हुआ चीज में आप लोग तुरंत गलती कर जाते हो। तो ये वाई एक्सिस है। बताओ 5 -5,0 कौन सा क्वाड्रेंट? -5,0 कौन सा क्वाड्रेंट? कोई क्वाड्रेंट नहीं है, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा सर आपने कैसे किया? अगर आपको याद है पॉइंट्स तो अच्छी बात है, मैंने इसको ऐसे याद किया, हवा में मैंने ऐसे याद किया। जरा इधर देखने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, आपको कैसे दिखाऊं, चलिए आपके सामने आपके हिसाब से बनाता हूं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहले एक्स में चलते हो, उसके बाद वाई में चलते हो, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स में हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, तो एक्स में निगेटिव वाई में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव और पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो नीचे गिरते हैं हम लोग, नीचे अभी भी एक्स का निगेटिव है और वाई का भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई आपका निगेटिव हो गया। तो फट से आप खुद से रिकॉल कर सकते हो। -2, अगर 5 था, जिसको याद अच्छी बात, जिसको नहीं आता उनके लिए मैं सिखा रहा हूं। एक्स का -2 गए और वाई का पॉजिटिव ऊपर चले गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड वाले में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा है। तो ये बात मेरे को सिखाना था। अगर आपने क्वाड्रेंट सीख लिया तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। दिस इज गर्व की बात। चलिए ये एक बात आपने सीखा। अगला एक बात और सीखनी है जो आपको सिखानी है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर ये आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा आप लोग कसम से बहुत शानदार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखे हो, जिससे भी सीखा है, ठीक है। एक पॉइंट है 3,4, एक पॉइंट है 3,4, तो ऑब्वियस बात है सबको दिख रहा है ये पॉइंट 3 यहाँ का है और ये पॉइंट 4 यहाँ का है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं, तो अंडरस्टूड है, आप लोगों को पहले से आता है। 3,4 एक पॉइंट है। अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ ये एक्स एक्सिस से 3,4 की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कितनी है? एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सहला भी गलत बताई, 16 जकरिया 16, ठीक है, 17 18 19 20 लोग गलत जवाब दे रहे हो। याद रखना बहुत गौर की बात, आप नहीं 9th क्लास के मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। एक्स एक्सिस से दूरी एक्स वाला नहीं वाई वाला बताता है, वाई वाला एक्स एक्सिस से दूरी बताता है। और जब मैं वाई एक्सिस से पूछूंगा ना तो ये एक्स वाला आपको दूरी बताएगा, वाई एक्सिस से दूरी एक्स वाला बताएगा। कैसे सर? कैसे? ये पॉइंट आपका 3 है और ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा? 4 होगा। तो आप देखिए ये पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है? ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ यहां से थोड़ी दिखेगा, ये तो सामने से दिखेगा। हाँ सर ये लेंथ तो सामने से दिखेगा, और ये कितना है? 4। तो वाई वाला एक्स से दूरी बताता है और एक्स वाला वाई से दूरी बताता है। नहीं कॉमन सेंस लोग नहीं चला पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया था, शायद आपको दिख जाए, इसलिए नॉर्मल पॉइंट दिया। अब बता दो अगर आप, तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। एक पॉइंट यहाँ पे -5, -4 है, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी? एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी? फॉर्मूला में मत चलो सर, एक्स एक्सिस से दूरी बताओ कितनी होगी? मुनाफ, हुमैरा, मुनाफ, रेहान, अरीब, बिलाल, आसिफ, रिमसा, साहिल, अरकम, अरीब,
सुहेल, अंकित, अर्शी, तुफैल, अलीना सही, आलोक सही है, तनाज गलत, अरीब गलत, जिसका जिसका नाम बोला हो ना उन लोग सब गलत बताएं। याद रखना मैं दूरी पूछ रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो पॉइंट होगा फिर से समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट -5 का होगा, ये पॉइंट जो होगा दैट विल बी -4, y का -4। दूरी अभी जस्ट मैंने बताया y वाला x से दूरी बताएगा, y वाला x से दूरी बताएगा, तो लोगों ने चिल्लाया -4। पहली बार डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आंसर हम 4 ही बोले। यहाँ पे ये थोड़ी चालाकी है। अगर मैं आपको y से दूरी पूछता तो x वाला बताता, आप बोलते चिल्ला के -5। गलत है, गलत है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मार खा गया आप लोग। कुछ लोग यहाँ मैनेज कर लेते हैं तो कुछ लोग यहाँ जाके मार खा जाते हैं। तो पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको आता है और ये बात समझ में आती है। x से दूरी y वाला बताता है, y से दूरी x वाला बताता है। चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। x से दूरी y वाला, y से दूरी x वाला। क्या बात है, हवेली वाला, एक मेरा दोस्त था हवेली वाला, x वाला, y वाला। सूरत गया मैं, वहां पे मोती वाला, ठीक है, परफ्यूम वाला, पता नहीं कौन कौन सा और भी कौन सा। माइनस प्लस की जगह बिल्कुल यूनिट यूज कर सकते हैं, माइनस प्लस को भूल जाओ, ठीक है। हाँ मेरा दोस्त है, हवेली वाला नाम था। एक लास्ट पार्ट कहते हैं ओरिजिन से दूरी अगर किसी पॉइंट की चाहिए, ओरिजिन से दूरी, सर देन करेक्ट आंसर इज 4। एग्जैक्टली तनाज, द करेक्ट आंसर इज 4। बिल्कुल मैंने बताया करेक्ट आंसर इज दिस, चोटी वाला। वारे वाह। कोई भी पॉइंट x, y से दूरी, 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान दे, लास्ट टॉपिक बस। x, y की जो दूरी है, x, y की जो दूरी है वो हमेशा, जैसे ये पॉइंट x का होगा और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी y। अगर ये y है तो ये भी y, और सर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही। हम ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसकी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है, 0,0 से कितनी है, तो सर ये सब दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये x लेंथ हो जाएगा, ये y लेंथ हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो ओरिजिन से हो जाएगा वो √x² + y² हो जाएगा। तो पॉइंट की दूरी, एनी पॉइंट की दूरी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो दूरी हम लोग मेजर करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। 1 घंटे में सोचा था खत्म करूंगा। डिस्टेंस फ्रॉम, वैसे आप लोग को ज्यादा पढ़ाया मैंने ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √x² + y², ठीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, बताओ 3,4 की दूरी ओरिजिन से कितनी होगी, जल्दी बताओ। 3,4 की दूरी ओरिजिन से कितनी होगी, 3,4 की दूरी ओरिजिन से कितनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम किसको, ट्रिपलेट्स याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया और अंडर रूट लिया। ये 9 लिखा, ये 16 लिखा, उसका अंडर रूट लिया, √25, और √25 5 होता है। और इनफैक्ट आपको याद कराया गया है 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। बताओ 6 और 8 अगर हो तो ट्रिपलेट, 6 और 8 अगर हो तो कितनी दूरी होगी, 6 और 8 कितनी दूरी होगी, 6 और 8। बहुत शानदार, आंसर इज 10। ये होता है इस बैच में मजा पढ़ाने में ना, आंसर 10। बताओ -5, -12 ना, -5, -12 अगर दे दे, दूरी कितनी होगी, एक पॉइंट निगेटिव में है। अब क्या, -13 बिल्कुल नहीं। निगेटिव का भी हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इनडायरेक्टली। वो 5 का स्क्वायर लिखा होगा, 12 का स्क्वायर, 5 और 12 के स्क्वायर से 13 जनरेट होता है। 5, 12, 13, 5, 12, 13। हमने ट्रिपलेट याद किया हुआ, तो वो आंसर तो पॉजिटिव ही नहीं आएगा। तो अगर कोई पॉइंट निगेटिव भी हो जाए और ओरिजिन से दूरी पूछा जाए, ये हम लोग टॉपिक पढ़े डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब खत्म ही हो रहा है जकरिया, अब खत्म। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगले बार से मैं ये करूंगा, इन लोगों को चैट एक तो पहले सेट करवाऊंगा। मॉनिटर मेरे को याद दिलाया करना ना सर, स्टार्टिंग में चैट सेट करवा दीजिए इन लोगों का। चलिए, ये हो गया हमारा सारा मामला सेट। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। एक बार मैं बूस्टर देख लूं, कहीं ऐसा ना हो बाद में बोलो मैं गारंटी ले लूं इससे हट के कुछ नहीं आएगा और बाद में देखा कि भाई आ गया। ठीक, कैसा फिगर बनेगा, कैसा लाइन बनेगा, पैरेलल वैरेलल आपको समझ में आता है, क्वाड्रेंट आता है, इक्वेशन एक्स एक्सिस, ज्वाइन करने से कैसा फिगर, ज्वाइन करने से कैसा फिगर। और देखो भी सिखा दिया, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस। ऑर्डिनेट जो होता है वो किससे दूरी बताता है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टेल्स द दूरी फ्रॉम व्हाट, टेल्स द दूरी फ्रॉम व्हाट। थोड़ा सा बुलेट स्पीड था साहिल, इसलिए था क्योंकि इसमें सवाल सब थ्योरेटिकल वाले होते हैं।
ठीक है, एक्स से दूरी बताता है, एक्स से दूरी, एब्सिसा नहीं, वाई जो है वो आपको एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, एब्सिसा नहीं। ऑप्शन में एब्सिसा बिल्कुल नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सातवें का आंसर ए एकदम सही है। ओरिजिन का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, फिगर ज्वाइन करने से कैसा लाइन बनेगा, कोऑर्डिनेट ओरिजिन का क्या, दो बार तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, दो बार दिख रहा है। अब एक बार जरा 2019 का भी सवाल देख लें, है ना, 2019 में क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अरे भाई फिर से आ गया, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका शक्ल कैसे होती है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, x,0 आ गया फिर से सवाल। चलो कुछ नहीं, जितने भी सवाल मैंने पढ़ाया अभी, जितना पढ़ाया ना, इसी पे पूरा का पूरा है सर, लेकिन ऑर्डिनेट पूछा है इसलिए नहीं साला, मैं क्या पूछ रहा हूं, जो द ऑर्डिनेट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस, ये है ऑप्शन में, किस एक्सिस से, ठीक है। नहीं साहिल, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, याद रखना, अगले टर्न पे याद दिलाना मेरे को कुछ टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने एडिशनल, जैसे परसेंटेज क्लास 7 का है, उसका मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा हूं, तो आपको कोशिश होनी चाहिए पूरा परसेंटेज का वीडियो देख ले, ठीक है। इंडाइसेस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब से, क्लियर। एसएस बिल्कुल हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, जल्दी से आप एसएस ले लीजिए। दिस इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 आगे बहुत काम आएगा। वैसे पब्लिक सुन ले आप, ये जो हमने पढ़ा इनफैक्ट इसको एडिशनल है, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 फिनिश, खास से खत्म। और अगर डीप में जाना है, एनालिसिस नवाब सर का एडवांस लेवल में अगर पढ़ना है, तो ये वाला जो वीडियो मैंने बोला है जाके एक बार देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो, लेक्चर नंबर 1, पूरा नहीं, ज्यादा मत जाना, लेक्चर नंबर 1, दैट्स इट, ठीक है। डीपीटी 945 पे पक्का आएगा, इसलिए अभी जस्ट में 9th पूरा खत्म, जाओ 9th का पहला चैप्टर बना के चैप्टर नंबर 3 पूरा बना सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। पाई चार्ट अरकम एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आपको दिख जाएगा। देखो सैफ ने लिंक सेंड कर दिया, आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके उसको सेव कर लो एक बार, कि आपको देख लेना है वो चीज, है ना। इफ पेट्रोल बिकम्स चीप देन यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर इनटू, मारेंगे ना तकीउद्दीन। चलो इधर, चलो एक और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, उर्रे मजेदार। लेकिन फिनिश तब होगा जो आज डीपीटी करोगे, और डीपीटी का डिस्कशन अगले टर्न पे करेंगे। बताओ एक और कौन सा चैप्टर जो अगले टर्न पे पढ़ना चाहोगे, जो जल्दी फिनिश हो जाएगा, बताना चलो जल्दी सा। क्या सर ये तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, कौन सा चैप्टर है वो, कौन सा चैप्टर है वो, डेटा हैंडलिंग ही है क्या? हाँ सही है, इससे रिलेटेड चैप्टर ही है, अभी लगे हाथ पढ़े हैं डेटा ग्राफ वगैरह, तो डेटा हैंडलिंग ही पढ़ लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अरे वो फिर से आगे ना सर्किल, अरे यहाँ भी फिर से पढ़ाया, देखो सर्किल ग्राफ, पाई ग्राफ वगैरह सब फिर से पढ़ाया गया है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेटा हैंडलिंग देख ले, इसका सर्किल ग्राफ वगैरह सब पढ़ाया है, तो पूरा अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया गया यार। ड्राइंग पाई चार्ट, अल्लाह खामोखा मैं उधर मेहनत कर रहा था, चलो अच्छा टाइम बच गया हमारा, ठीक है। स्क्वायर रूट वगैरह तो आसान है नो डाउट, ठीक है। नंबर्स के साथ खेलकूद, प्लेइंग विद नंबर्स भी आसान है। चांस और प्रोबेबिलिटी 2 लेक्चर का ये समझ में आ गया मेरे को, ये परफेक्ट 2 लेक्चर का। चलो ठीक है, अगला चैप्टर वी विल हैव डेटा हैंडलिंग, तो एक चैप्टर सर सरफराज का हैंड रेज है। कौन सा दोस्त? सर सरफराज का हैंड रेज है काफी देर से। बाप रे बाप, हाथ दर्द हो जाएगा सरफराज का। हाँ भाई सरफराज बोल भाई। सर लास्ट वाले पेज पे जाइएगा, लास्ट पेज पे चले जाओ। अच्छा पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 4 में कुछ नहीं, कैसे सवाल कराया था मैंने एनसीईआरटी का। पेज नंबर 5, दिस इज योर पेज नंबर 5। जो नए लोग हैं ना समझे कि स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं चैप्टर्स को मैनेज करने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ। सर लास्ट वाला, अच्छा ये लो, ये हो गया लास्ट पेज, बताओ। सर इसके, हाँ सर ये वाला जो आपने बताया -4 -5 और -4, सर ये वाला एक बार बताइए, नहीं समझ में आ रहा था। ये पॉइंट समझ में आता है सरफराज, ये पॉइंट? यस सर। ये -5 होगा और ये -4 होगा, ये समझ में आता है? यस सर। अच्छा इस पॉइंट की दूरी मुझे चाहिए एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो दूरी ये वाला लेंथ बताएगा या ये वाला लेंथ बताएगा? ये वाला बताएगा। यस सर। अब ये दूरी यहाँ पे कितनी है, यही तो होगी ना बराबर। अब ये लेंथ कितना है, -4, लेकिन लेंथ तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा, उसको पॉजिटिव बोल देंगे, तो ये दूरी 4 की है। बेसिकली सिंपल याद रखने वाली बात ये है, y से दूरी x बताएगा लेकिन पॉजिटिव में। कैसा? पॉजिटिव में। x से दूरी y वाला बताएगा लेकिन वो भी पॉजिटिव में, निगेटिव में बिल्कुल नहीं। ठीक है? यस सर। चलो डीपीटी आज पक्का इंशाल्लाह 9:45 पे, और 25 सवाल होंगे, 15 ही मिनट मिलेगा आपको कि एकदम आसान सवाल। 25 सवाल है, जल्दी से करेंगे आप लोग। खास से खत्म, क्लास खत्म, अल्लाह हाफिज। नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, बहुत लंबा चैप्टर था। और रौनक
सर अंकित और या सर अंकित और मुबशिरा का भी हैंड रेज है सर। चलो अंकित बताओ अंकित। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम कौन सा वाला? इंट्रेंस। 9th इंट्रेंस क्लास करते ना, बहुत बार बोला तो बहुत दिन बाद क्लास में आ रहा है इसलिए तुम्हें पता नहीं। हम मुबशिरा बोलो। सर आपने मेंस्ट्रुएशन के डीपीटी का डिस्कशन नहीं कराया। मेंस्ट्रुएशन की जो सबसे लास्ट डीपीटी थी दोस्त, सबसे लास्ट डीपीटी की बात कर रही हो ना तुम? क्या मेरे को बूस्टर में जो कराया हुआ है, ठीक है, क्या वो बूस्टर के सवाल आपसे नहीं बने? सारे के सारे तो मैंने बूस्टर से उठाए हुए सवाल है। वो बूस्टर में सॉल्यूशन तो है उसका अवेलेबल, फिर भी अगर दिक्कत हो गई तो बताएंगे आप लोग। बूस्टर में सारा दे रखा है मैंने। शारिक, सैफ, जल्दी बोलो, जल्दी मेरे को छोड़ोगे तो डीपीटी बनाना है मेरे को। शारिक बोलो। शारिक। सर एक क्वेश्चन उसमें रॉन्ग है आपके बूस्टर में भी लगता है। हाँ होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। मैं कौन बोल रहा हूँ कि मैं एकदम वो रोबोट हूँ? गलत भी हो सकता है। इसने बिलाल ने अभी बहुत शानदार गलतियां ढूंढी है, मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी हुआ है। बहुत शानदार एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पूछा हुआ है, नहीं मिनिमम पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत गलती है उसमें, पॉलीगन वाले चैप्टर में अच्छी गलती पकड़ा इसने बिलाल ने। और कौन है? और कौन? सैफ हो गया, शारिक हो गया, हुमैरा बोलो दोस्त। हैंड्स डाउन कर ले जिसके डॉट हो गया। सर पेज नंबर 6 का एसएस लेना है। अच्छा लो, पेज नंबर 6 में कुछ था ही नहीं, ठीक ठीक है। चलो पेज नंबर 2 फिर से दिखा दे रहा हूँ। पेज नंबर 1 डीपीटी शायद 10 बजे तक आ जाए, 10 बजे तक आ जाए पक्का, उससे पहले ही डाल दूंगा मैं, ठीक है। पेज नंबर 2 पिक्टोग्राफ, एक नया वर्ड हमने सीख लिया। पेज नंबर 3 राकिब भेजना मेरे को मिस्टेक्स जो भी है। मंदसा आपके उर्दू के सवाल थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है जैसा पता चला है मेरे को, तो आउट ऑफ सिलेबस से मजा नहीं आएगा दोस्त, सिलेबस की चीजें रखनी है। मैं आपको भी भेजने वाला हूँ आज या कल में इंशाल्लाह, लोगों को मैं असाइन कर रहा हूँ जो अपने काम अंजाम देंगे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है। अगला पेज ये है, ये बड़ा काम का पेज है, 5वां नंबर पेज, और ये 6ठा नंबर पेज में हम लोगों ने कुछ नया चीज देखा था, ठीक है। और ये रहा हमारा 7वां नंबर पेज। चलो ठीक है, एंड करते हैं हम लोग। अगले दिन पे हम लोग डेटा हैंडलिंग देखेंगे, 2 दिन में वो भी फिनिश होगा, मजा आएगा। एक दिन पूरा स्टैट्स, एक दिन पूरा प्रोबेबिलिटी। तो आसान है, प्रोबेबिलिटी के एक दिन देने की जरूरत नहीं, आधा घंटे 45 मिनट का प्रोबेबिलिटी है, आसान से हो जाएगा। कल की क्लास मैथ्स की नहीं है, कल हिंदी की क्लास है, ठीक है। तो क्या भेजा था नहीं भेजा था समझा नहीं मैंने। 16 क्वेश्चन का 6 आंसर करेक्ट कर दीजिए। ओके ठीक है, सारी कीवर्ड भेज देना, मैं देख लूंगा, मिला लूंगा इसके बाद, ठीक है। किसी का नोट्स अगर किसी ने ज्योमेट्री का बनाया हो तो बता देगा। ज्योमेट्री का नोट्स है ना, ये बच्चे परेशान है, लोग खुद बनाते हैं, दूसरों से मतलब है खाली। इन्हें रौनक नोट्स बनाता था, बनाया नहीं। हाँ सर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा बूस्टर में। किसका? उसका सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 13 बूस्टर में भेज देना भाई एक बार वहां पे। अब यहाँ देखोगे याद थोड़ी कितनी बार सर, 3 बार भेज चुका हूँ सर, आप देख आंखें याद दिलाता। नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। डीपीटी बनाना मेरे को, डीपीटी जितना जल्दी कोशिश करूंगा आ जाएगा। आप लोग देख चेक करते रहना डीपीटी का टाइमिंग, डाल दूंगा मैं टेलीग्राम वगैरह सब जगह पे भी, है ना। चलो अल्लाह हाफिज।